अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 200। आर्मर सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके हाथ में कलम था। सामने मेज पर डायरी खुली हुई थी। विस्की की बोतल भी खुली हुई थी। गिलास में शराब का सोना पिघल रहा था। वो एक घूंट पीता था, फिर लिखने लगता था। वो लिख रहा था, मैं आर्मर हूँ, एक ऐसा मुर्दा जो जिंदगी को छोड़ने के बाद भी बदकिस्मती से सांसें ले रहा है। और ये मेरी सांसें कोई मकसद नहीं रखती हैं। मैं जानवर की तरह खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और जागता हूँ। शायद इसीलिए मास्क मैन ने मेरे गले में पट्टा डालकर जंजीर पहना दी है और अपने इस किले में बंद कर रखा है। मुझे याद नहीं है मैं यहाँ कब से कैद हूँ। शायद सदियाँ गुजर गई हैं। मुझे दिनों का हिसाब नहीं आता। बस ये गुजरता हुआ दिन मेरी नज़रों में होता है। जो दिन गुजर चुके हैं वो मेरे लिए मर चुके हैं, और जो आने वाले दिन हैं उनका मुझे यकीन नहीं है। यूं लगता है जैसे मैं पीते पीते अचानक ही आखिरी हिचकी लूंगा और ख़त्म हो जाऊंगा। शायद इसके बाद मुर्दा होकर सांस न ले सकूं। यह फरहाद की मेहरबानी है जिसकी सिफारिश पर मास्क मैन ने मुझे हनी सलाखों के पीछे नहीं रखा। मुझे खाने के लिए बेहतरीन खाना, पीने के लिए दुनिया की बेहतरीन शराब और पीने के लिए उम्दा लिबास मिलता है। मास्क मैन अपनी हर मेहरबानी के बाद कहता है मैं ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा बनाऊं, उसकी तफसीलात लिखूं। लेकिन मैं क्या लिखूं? मैं तो सब कुछ भुला देना चाहता हूं। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ चंद हस्तियां हैं जिनके नाम और चेहरे मुझे याद हैं। पहला चेहरा मेरी मासूम जोजो का है, जिसे मैं बेटी कहता हूँ। दूसरे चेहरे फरहाद, रसवंती, शीबा और सोनिया वगैरह के हैं, जिनकी मेहरबानियों से मेरी बहन जोजो पर कोई आंच नहीं आती है, और खुदा ने चाहा तो आइंदा भी वो उनके साय में महफूज रहेगी। बस इन चंद हस्तियों के सिवा मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं इस दुनिया के तमाम इंसानों को भुला चुका हूँ तो मशीन को क्या याद रखूंगा। ये मशीन के दीवाने बड़े जालिम और जिद्दी हैं। ये देखते हुए भी कि इतनी तवील कैद के बावजूद मैं उनके किसी काम नहीं आ रहा हूँ, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। इन्हें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि एक न एक दिन थक हार कर मैं इनके मुतालबात के आगे सर झुका दूंगा। शायद मेरी कमजोरी इनके हाथ आ जाएगी, लेकिन मैं फरहाद को दुआएं देता हूँ और आखिरी सांस तक दुआएं देता रहूंगा। अगर आज मेरी जोजो कहीं और होती तो ये जालिम शैतान उसे अगवा करके, उसे मेरी कमजोरी बनाकर, उसकी जिंदगी को बारूद के ढेर पर बैठाकर मुझे मशीन का नक्शा बनाने, बल्कि मशीन तैयार करने पर मजबूर कर देते। खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं है, और खुदा ने चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा। लिखते लिखते उसके हाथ कांपने लगे। उसने कलम छोड़ दिया। ताज्जुब से अपने हाथ को देखने लगा। सोचने लगा मुझे नशा हो रहा है। फिर उसने विस्की की बोतल और गिलास को देखा। फिर सोचने लगा अभी मैंने एक पैक पिया है और 6 पैक का नशा हो रहा है। यह शराब तो अजीब सी है, कुछ गैर मामूली है। मैंने आज तक ऐसी विस्की नहीं चखी थी, बल्कि सूंघी भी नहीं थी। उसने विस्की की बोतल उठाई, उसे खोलकर सूंघा, फिर गिलास में उंडेलने लगा। इसके बाद घूंट घूंट पीने लगा। दूसरा पैग खत्म करने के बाद कहका लगाते हुए एक तरफ उंगली उठाकर तंबी के अंदाज में बोला, खबरदार, मैं समझ गया हूं, ये मास्क मैन चालने चल रहा है। मुझे 2 आतिशा बना रहा है ताकि नशा तेज से तेज तर हो, ताकि मैं तरंग में आकर मशीन की तफसीलात बुड़बुड़ाता जाऊं और दूसरी तरफ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती जाए। लेकिन मैं नशे में नहीं हूं। वो अपनी जगह से उठा मगर लड़खड़ा कर फिर बैठ गया। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। मैं घुटनों के बल गिरने वाला बच्चा नहीं हूँ। विस्की का शाह सवार हूँ। पीता हूँ और बहकता हूँ, लड़खड़ाता हूँ, गिरता हूँ, फिर संभल कर उठ जाता हूँ और फिर पीने लगता हूँ। उसने गिलास में फिर शराब उंडेली। गिलास हाथ में लेकर उठा, डगमगाते हुए, एक तरफ बढ़ते हुए, आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए उस 4 दीवारी को देखने लगा। जोर जोर से कहने लगा, मास्क मैन, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। इस वक्त तुम कहीं बैठे मुझे किसी स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो और मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मशीन के सिलसिले में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। उसने गिलास को मुंह से लगाया, 2 घूंट पिए, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम जालिम हो। पीने का मजा यही है कि नशा आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर बोलता रहे। लेकिन आज तुमने मेरी शराब को 2 आतिशा बनाकर चंद मिनटों में नशे की शिद्दत पैदा करके बड़ा जुल्म किया है। यह पीने और मदहोश होने के असूल के खिलाफ है। अरे जालिम, मैं तो रोज घूंट घूंट जहर पीता आ रहा हूँ। तूने यक बारगी जहर पिला दिया है। चलो कोई बात नहीं, कल का मरने वाला आज मर जाएगा। उसने गिलास को होंठों से लगा लिया। दूर से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कई हेलीकॉप्टरों के गर्दिश करते हुए पंखों का शोर भी सुनाई दे रहा था। फिर ज़बरदस्त धमाके होने लगे, जैसे रात के अंधेरे में अनदेखे तैयारे बमबारी करते हुए गुजर रही हों। आर्मर ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। फिर उसे फर्श पर जोर से पटकते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, बमबारी करके, गोलियां चला के मुझे मेरी प्यास मिटाने से पहले मार डालोगे? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। वो डगमगाता हुआ मेज़ के करीब आया, बोतल की गर्दन अपनी मुट्ठी में पकड़ी, फिर उसे उठाकर मुंह से लगाया। 2 घूंट पीने के बाद कहा, अब इस बोतल को मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता, चलाओ गोलियां। बिल्कुल करीब ही ठाएं से एक गोली चलने की आवाज़ गूंजी। इसके साथ ही कोई जीने के ऊपरी हिस्से से लुढ़कता हुआ नीचे आया और आर्मर के कदमों के पास पहुंचकर थम गया। वो मर चुका था। आर्मर डगमगाता हुआ जरा पीछे गया,
आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने के बाद पहचान गया। वो मास्क मैन के बयान के मुताबिक बहुत तजुर्बाकार मैकेनिक था। किसी भी नक्शे को देखकर उसके मुताबिक मशीन तैयार कर सकता था। वो अक्सर आर्मर के पास आया करता था, उसके पास बैठकर पीता था, हंसता था, बोलता था और बातों बातों में मशीन का जिक्र ले बैठता था। आज वह एक गोली खाकर हमेशा के लिए मौत की आगोश में पहुंच गया था। उसे जिंदगी में क्या मिला? मशीन नहीं मिली, एक गोली मिली और बस। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा। मास्कमैन जीने के ऊपरी हिस्से में था। दौड़ता हुआ जीने से उतरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और चीखते हुए कह रहा था, आर्मर जल्दी करो, ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद को मुखातिब करो, उसे बताओ कि हम खतरे में हैं। किसी ने अचानक इस किले पर हमला किया है। शायद वह तुम्हें अगवा करना या मार डालना चाहती हैं। आर्मर डगमगाता हुआ एक तरफ गया, फिर हंसते हुए बोला, मास्कमैन का मुल्क एक फौलादी किला कहलाता है। सब कहते हैं ये आयरन वॉल है, फौलाद की दीवार है। इसके पीछे मास्कमैन का मुल्क किस तरह तरक्की कर रहा है और वह साइंसी दौर में कितना आगे है। वह चांद के बाद किस तरह सितारों पर कुमंद डाल रहा है। ये राज बाहर की दुनिया वाले नहीं जान सकते। और ऐसे फौलादी किले में कोई पहुंच गया है, कोई मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है। मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? ये कैद ना सही, वो कैद सही। वो बोतल को मुंह से लगाकर पीने लगा। अब उसमें खड़े होने की भी शक्कत नहीं थी। बुरी तरह डगमगा रहा था, लड़खड़ाते हुए मेज पर झुक रहा था, इधर से उधर हो रहा था। मास्क मैन ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, होश में आओ, हम खतरे में हैं। मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, अपनी बहन जोजो के लिए फरहाद को मुखातिब करो। हो सकता है कोई तुम्हारी बहन को भी इसी तरह अगवा करना चाहे और उसे तुम्हारी कमजोरी बना दे। मासूम जोजो, मौत के धाने पर नजर आएगी तो तुम मजबूर होकर मशीन का सारा राज उगल दोगे। आर्मर का सर घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने दरो दीवार घूम रहे थे। उसे नशा तेजी से पटक रहा था। वो अब तब में गिरने ही वाला था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन अपनी बेटी जैसी बहन का जिक्र सुनते ही उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने और समझने की कोशिश की। इतनी मदहोशी की हालत में भी दिमाग ने समझाया, अपनी बहन के लिए जरूर फरहाद को इतला देना चाहिए। वह मेज पर औंधा पड़ा हुआ था। वहां से फिसलता हुआ कुर्सी के पास आया। उस पर बैठते हुए मास्कमैन को देखते हुए हाथ नचाते हुए बोला, मैं अभी फरहाद को मुखातिब करता हूँ। मास्कमैन जल्दी से करीब आकर बोला, देर ना करो, दुश्मन हमारे सर पर पहुंच चुके हैं। आर्मर ने आंखें बंद की, मेरा तसव्वुर किया, लेकिन उसके नशीले दिमाग में मेरा तसव्वुर इधर से उधर डोल रहा था, एक जगह ठहर नहीं पाता था। उसने मेरी आवाज़ और लबो लहजा याद करने की कोशिश की तो कानों में सनसनाहट सी होने लगी। मेरा लबो लहजा जैसे भी याद आया उसके मुताबिक उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, लेकिन समझ में नहीं आया कि वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ कर रहा है या नशे में उड़ता जा रहा है। मास्क मैन ने उसे गौर से देखा। उसका सर मेज पर टिक गया था, आंखें बंद थी। पहले तो मास्क मैन ने यही समझा कि वो आंखें बंद करके ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ है। फिर उसने झंझोड़ कर पूछा, तुम फरहाद को मुखातिब कर रहे हो? क्या फरहाद साहब मेरे दिमाग में आकर मुझे कुछ कहने का मौका देना चाहते हैं? मुझे जल्दी बताओ। वो आर्मर को झंझोड़ रहा था लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। तब पता चला वो नशे में मदहोश हो गया है या बेहोश हो गया है। मास्क मैन ने पीछे हटकर फौरन रिवॉल्वर निकाला और कहा, नहीं आर्मर, तुम मेरे मुल्क के काम नहीं आए तो किसी के काम नहीं आओगे। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। यहाँ आने वाले तुम्हारी लाश ही ले जा सकेंगे। ये कहकर उसने आर्मर का निशाना लिया। ठाई से गोली चली लेकिन वो गोली आर्मर को नहीं, मास्क मैन को लगी। वह लड़खड़ाकर जरा पीछे गया। दूसरी गोली उसके सीने में आकर पैवस्त हुई। वो चलकर फर्श पर गिरा, फिर तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। मास्क मैन मर गया। उसने एक तवील मुद्दत तक अपने मुल्क की खिदमत की थी और एक तवील अरसे से मेरा दोस्त चला आ रहा था। वो बुरे वक्तों में मेरी मदद करता था। काश मैं ऐसे वक्त उनके करीब मौजूद रहता। मुझे तो इन वाक़यात का कोई इल्म नहीं था। ये जो कुछ हो रहा था इसके मुतल्लिक मुझे बाद में मालूम होता रहा। आर्मर अपने होश में नहीं था। उसे कुछ पता न चला कौन वहां आया था, किसने मास्क मैन को गोली मारी थी और उसे उठाकर किस तरह ले गया था। फिर वो अनजाने हम सफ़र के साथ किस मंजिल की तरफ जा रहा था और कितनी देर तक यह सफ़र जारी रहा था। ना आर्मर को होश था, ना मुझे इसकी खबर थी। मैं बहुत कम उसकी तरफ तवज्जो देता था। उसने खुद को इतना गैर ज़रूरी बना लिया था कि कभी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, कभी उसका ख्याल नहीं आता था। जो कभी जिद करती कि भाई आर्मर कैसे हैं तो मैं रसमंतिया शीबा उसके पास आ जाया करते थे। उधर पिछले कई दिनों से हमारी बेपनाह मसरूफियात ने आर्मर के मुतल्लिक सोचने का मौका ही नहीं दिया था। हम शीबा के मामलात में मसरूफ़ थे। जब सुपर मास्टर और इसराइली हुक्काम को यह मालूम हुआ कि जॉर्ज फ्रीमैन ने उस जजीरे को खरीदा है और उसने यकीनन शीबा को अगवा किया है, तो उन्होंने ये बात प्रेस तक पहुंचाई। दूसरे दिन के अखबारात में जॉर्ज फ्रीमैन पर बहुत से इल्ज़ामात आयद किए गए। उनमें से एक इल्ज़ाम यह कि उसने शीबा को अगवा किया है, इसराइली तैयारे को भी कहीं छुपा दिया है या उसे तबाह कर दिया है। वह एक जजीरे का मालिक बनकर शीबा को वहां कैदी बनाकर फरहाद अली तैमूर को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि फरहाद शीबा की सलामती के लिए ट्रांसफार्मर मशीन उसके हवाले कर दे। जॉर्ज फ्रीमैन के खिलाफ तरह तरह से जहर उगला गया। दूसरे दिन के अखबारात में जॉर्ज फ्रीमैन की तरफ से तरदीदी बयान शाया हुआ कि ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं।
उसने कोई जजीरा नहीं खरीदा है। वो शीबा के नाम से वाकिफ है लेकिन नादान नहीं है। फरहाद अली तैमूर की किसी भी साथी को अगवा करने की हमाकत नहीं करेगा। जब भी कुछ करेगा तो अपना दामन बचाकर सिर्फ अपने काम से काम रखेगा और वो अपना काम कर रहा है। बहुत जल्द दुनिया वालों को एक दूसरी ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए चौंकाने वाला है। आयरन और हार्डी के भाई जॉर्ज फ्रीमैन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान नहीं दिया था। उसने किसी अखबार वाले को खत भेजकर किसी अखबार वाले से टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम करके उन्हें यह बयान शाया करने पर मजबूर किया था। जो मजबूर नहीं होना चाहते थे उनके प्रेस दफातर में बमों के धमाके हुए और उस दिन का अखबार वो शाया न कर सके। मैंने कंप्यूटर के जरिए कहा, सुपर मास्टर, पोल खुल गया है। किसी बड़े मुल्क या किसी सुपर ताकत ने जॉर्ज फ्रीमैन के नाम से वो जजीरा खरीदा है। उस खरीदने वाले को मालूम है कि जॉर्ज फ्रीमैन और उसकी बहन सलारा एक नई ट्रांसफार्मर मशीन बनाने में मसरूफ हैं। जॉर्ज फ्रीमैन के नाम से सुपर मास्टर और फरहाद अली तैमूर की पूरी टीम वाकिफ है। लिहाजा उसने जजीरे को खरीदने, शीबा को अगवा करने के सिलसिले में जॉर्ज फ्रीमैन का नाम इस्तेमाल किया है। सुपर मास्टर ने मेरी तायद की। बेशक ये बात हमें पहले ही समझ लेना चाहिए थी। जो बहन भाई ट्रांसफार्मर मशीन जैसी चीज तैयार कर रही हैं वो नादान नहीं होंगे। जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे उस वक्त तक मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगे। मिस्टर फरहाद, आज का अखबार मिस्टर अननोन ने भी देखा होगा। अब वो तुम पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेगा ताकि तुम मशीन उसके पास पहुंचा सको और इसके लिए वो शीबा पर जुल्म व तशद्दुद करने से बाज नहीं आएगा। मैंने बड़े एतमाद से कहा, मैं ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। सुपर मास्टर ने कहा, आखिर तुम इतने एतमाद से ये बात कैसे कह सकते हो? मुख्तलिफ मामलात में मेरा मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। जल्दी तुम्हें मालूम होगा कि मैं किस तरह मिस्टर अननोन का मुतालबा पूरा करता हूँ और शीबा को वहां से निकाल कर ले जाता हूँ। क्या तुम शीबा को रिहाई दिलाने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन उसके हवाले करोगे? मैं उसके सवाल का जवाब न दे सका। मुझे अपने दिमाग में आर्मर की आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर फरहाद, मैं आर्मर बोल रहा हूँ। मैंने पूछा, हेलो आर्मर, कैसे हो? तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई फरहाद, जहाँ तुमने मेरी सिफारिश की थी मैं वहाँ नहीं हूँ, किसी दूसरे का कैदी बन चुका हूँ। मैंने चौंक कर पूछा, किसी दूसरे का कैदी? तुम कहना क्या चाहते हो? भाई मुझे कुछ होश नहीं रहा। पिछली रात ना जाने क्या होता रहा। मैं पी रहा था। मुझे कम से कम मिकदार में तेज से तेज तर नशा होता जा रहा था। यकीनन मेरी विस्की में कुछ मिलाया गया था। आर्मर, ये शराब इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ती। देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। इस शराब ने तुम्हें अपनी जोजो से छुड़ा दिया। तुम इस काबिल नहीं छोड़ा कि तुम अपनी बेटी जैसी मासूम बहन की हिफाजत कर सको, जबकि तुम्हारे पास टेलीपैथी जैसा खतरनाक हथियार मौजूद है। वो मेरी बात पर एक सर्द आह भर कर रह गया। मैंने कहा, इस शराब का दूसरा बुरा नतीजा ये है कि तुम एक की कैद से निकलकर दूसरे की कैद में पहुंच रही हो। तुम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया है। आर्मर ने कहा, सच कहते हो, मैं तो अखबार तक नहीं पढ़ता। मैं नहीं चाहता कि मुझे दुनिया के किसी भी कोने की कोई खबर मिल सके। आर्मर, एक खबर ऐसी है कि अब तुम्हें खबरदार हो जाना चाहिए। ट्रांसफार्मर मशीन का मसला बहुत ही नाजुक मरहले पर है। एक नामालूम दुश्मन ने या किसी सुपर ताकत ने शीबा को अगवा किया है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं तुम लोगों की तैयार करदा ट्रांसफार्मर मशीन उनके हवाले कर दूं। उधर दूसरी पार्टी ने तुम्हें अगवा किया और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे जरिए मुझे ब्लैकमेल करेंगे। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो तुम्हें मार डालने की धमकी देंगे। आर्मर ने तड़प कर कहा, भाई फरहाद, मुझे मरने दो, मैं मर जाऊंगा, मगर खबरदार वो ट्रांसफार्मर मशीन दुश्मनों के हवाले न करना। क्या वो तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमारी बेटी के भाई हो। जो की आंख से तुम्हारे लिए एक आंसू भी टपकेगा तो वो आंसू हमारे दिल पर गिरेगा। आर्मर ने कहा, आह, मैं कहाँ आकर फंस गया। किन जज्बों ने मुझे खेल लिया। मैं जो की आंख में आंसू नहीं देख सकता, तुम भी नहीं देख सकते, और दुश्मन हमारी इस कमजोरी को अच्छी तरह समझ गए हैं। फरहाद, मैं क्या करूं? सब्र करो और देखते रहो दुश्मन क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मैं कदमों की चाप सुन रहा हूं, शायद वो लोग आ रही हैं। परवाह ना करो, मैं तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहूंगा। तुम अपनी ख्याल ख्वानी की परवाज बंद कर दो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। वो मेरे दिमाग से चला गया। मैंने कंप्यूटर के जरिए कहा, सुपर मास्टर, एक नई परेशान को नितला है। कुछ नामालूम लोगों ने आर्मर को मास्क मैन की कैद से छुड़ा लिया है, उसे अपना कैदी बना लिया है। अब आगे क्या होने वाला है मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। मैंने कंप्यूटर और टीवी को ऑफ कर दिया, फिर आर्मर के पास पहुंच गया। वो गहरी तारीकी में कहीं बैठा हुआ था। उसकी सोच कह रही थी। जब उसकी आंख खुली उसे होश आया तो उसने ऐसी ही गहरी तारीकी देखी थी। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे वो पहली बार सचमुच मर चुका है और इस वक्त कब्र की तारीकी में है, और ये कब्र बहुत तंग है। वो किसी ताबूत में लेटा हुआ है। उसने इधर उधर हाथ मारा तो ताबूत महसूस नहीं हुआ। कब्र बहुत कुशादा थी। वो रेंगते हुए, हाथ से टटोलते हुए इधर से उधर जाने लगा। बहुत दूर तक जाने पर दीवारें महसूस होती रहीं। ऐसे ही वक्त उसने परेशान होकर मुझे मुखातिब किया था। अब मैं उसके पास था। जब उसने कदमों की चाप सुनी तो उसे हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ। उसने एक तरफ देखा, कहीं दरवाज़ा था। उस दरवाजे के नीचे से रोशनी का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ आ रहा था। मैंने कहा, आर्मर, मैं तुम्हारे पास हूँ।
तुम रेंगते हुए इस दरवाजे की तरफ जाओ। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। दरवाजे का निचला हिस्सा कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ था, यानी निचले हिस्से में इतनी जगह थी कि वहां से खाने की ट्रे गुजरकर आर्मर तक पहुंच सकती थी। उसके पास एक बड़ी सी ट्रे आई, उसमें खाने का सामान था। फिर दूसरी तरफ से किसी ने कहा, मिस्टर आर्मर, खाओ और खुद को तवाना रखने की कोशिश करो। जब तवानाई महसूस हो और ख्याल ख्वानी कर सको तो फरहाद को मुखातिब करना। आर्मर ने पूछा, तुम कौन हो? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? हम कोई भी हैं, और तुम जहां कहीं भी हो बखैरियत हो, जिंदा सलामत हो। आइंदा भी अपनी सलामती के लिए हमारे अहकामात की तामील करते रहो। मैं फरहाद को क्यों मुखातिब करूं? उसे कहना क्या है? उसे कहो तुम हमारी कैद में हो। अगर उसने ट्रांसफार्मर मशीन हमारे हवाले ना की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मेरे मरने से फरहाद को या किसी को क्या नुकसान पहुंच सकता है? जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। हम जानते हैं जो को तुम किस कदर चाहते हो और जो तुम्हारे लिए कितना तड़पती है। अगर उसे तुम्हारी बेवक्त और हराम मौत की खबर मिलेगी तो वो रो रो कर अपनी जान दे देगी। मुझे यकीन है कि फरहाद, रसवंत या शीबा तुम्हारी बहन को कभी मरने नहीं देंगे। उसके मरने का तसव्वुर भी गवारा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी आंख में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख सकेंगे। तुम जरा फरहाद को अपनी मौजूदा पोजीशन तो बताओ। फरहाद मेरे पास मौजूद है और तुम्हारी बातें सुन रहा है। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। फिर उसने कहा, अगर वो मौजूद है तो उसे कहो मेरे दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश करे। फरहाद इतना नादान नहीं है, मैं खुद टेलीपैथी जानता हूं। जब मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच रहा हूं और तुम बेबाकी से मेरे सामने गुफ्तगू कर रहे हो तो यकीनन योगा के माहिर हो या तुम्हारे दिमाग को तनवीमी अमल के जरिए हसास बना दिया गया है। आर्मर दुरुस्त कह रहा था। इसके बावजूद मैंने उस शख्स के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। उसने फौरन ही सांस रोक ली, फिर हंसते हुए कहा, अच्छी तरह जानते हुए भी मेरे दिमाग में पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? मैंने नहीं, शायद फरहाद ने तुम्हारे दिमाग में पहुंचने की कोशिश की है। वो कभी किसी पर एतमाद नहीं करता जब तक खुद अमली तौर पर मुतमईन ना हो जाए। उसे इत्मीनान हो चुका होगा कि वो मेरी इजाज़त के बगैर दिमाग में नहीं आ सकेगा। उससे कहो 10 मिनट के बाद मेरे दिमाग में जगह मिल जाएगी। मैंने इंतजार किया। इस दौरान कंप्यूटर के जरिए कहा, सुपर मास्टर, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आर्मर को अगवा करने वाली पार्टी भी ट्रांसफार्मर मशीन का मुतालबा कर रही है। ये मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में वो आर्मर को मार डालेंगे और हम जो की खातिर उसे मरने नहीं देंगे। सुपर मास्टर ने पूछा, आखिर ये दूसरी पार्टी कहाँ से आ गई? ये कौन लोग हैं? 10 मिनट बाद शायद मुझे कुछ मालूम हो सके। मिस्टर फरहाद, ये मशीन के दीवाने बढ़ते जा रहे हैं, अपनी चालें चलते जा रहे हैं। एक ने शीबा को अगवा किया, दूसरे ने आर्मर को। ये शीबा और आर्मर दोनों ही टेलीपैथी जानने वाले हैं। उनके जरिए वो ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करके मुतवक्का कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनके अलावा और ना जाने कितनी खतरनाक तंजीमें हैं जो इस मशीन की ताक में होंगी। बेशक बहुत सी बिल्लियां सार उठाए चींके को देख रही होंगी, लेकिन चींके की तरफ छलांग लगाते ही दूध गिर जाता है। ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने वाले मुखालिफिन को हमारी टेलीपैथी जानने वाले कभी हासिल न होते, लेकिन शीबा की नादानी ने एक मुखालिफ को किसी हद तक कामयाबी से हमकनार किया है। अगर शीबा पारिस की मोहब्बत में ममता से मजबूर होकर तिलबैब से पेरिस तक सफर ना करती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। दूसरा आर्मर है, उसके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते थे कि मास्कमैन की कैद से कोई उसे छीन कर ले आएगा। यही तो सोचने की बात है कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है। तुम इस बात से मुतमईन होगे कि कोई रसवंती को अगवा नहीं कर सकेगा क्योंकि वो बाबा साहब के दायरे में है, लेकिन हमारी तुम्हारी तवक्को के खिलाफ कोई उसे भी अगवा कर सकता है। शायद तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मास्कमैन का मुल्क वाकई फौलादी किला है। कोई दुश्मन वहां जा नहीं सकता, और अगर चला जाए तो जिंदा वापस आ नहीं सकता। कुजा यह कि किसी ने आर्मर को वहां से अगवा कर लिया है। बाबा साहब का अदारा मास्कमैन के मुल्क की तरह फौलादी किला नहीं है। रसवंती को किसी वक्त भी अगवा किया जा सकता है। तुम वहीं बीमार पड़े हो, फिर दुश्मनों के लिए आसानी और सहूलतें हर कदम पर हैं। मैंने कहा, सुपर मास्टर, तुम दुरुस्त कहते हो। हमारी तवक्को के खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं रसवंती को अगवा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जगह बहुत मोहतात हूँ। ये लो, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। जरा आर्मर को अगवा करने वाली पार्टी के सरबराह या वहां के बॉस या लीडर से गुफ्तगू करके आता हूँ। मैं उस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने दरवाजे के निचले हिस्से से आर्मर को खाने की ट्रे पहुंचाई थी। उसने मुझे दिमाग में महसूस किया और कहा, बॉस, फरहाद मेरे दिमाग में है। उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए मुखातिब किया, हेलो मिस्टर फरहाद, क्या तुम यकीन दिला सकते हो कि ये तुम ही हो? मैंने उस शख्स की जुबान से कहा, अगर यकीन करना चाहते हो तो अपने दिमाग के दरवाजे खोल दो। रसवंती और शीबा तीनों तुम्हारे दिमाग में बारी बारी आएंगे और बैक वक्त भी आएंगे। जैसा तुम चाहोगे वैसे ही तुम्हें यकीन दिलाएंगे। चलो, यकीन हो गया। ये बताओ, आर्मर को जिंदा देखने के लिए क्या कर सकती हो? मैं तुम्हारी तवक्को के खिलाफ बहुत लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधूंगा। निहायत मुख्तसर अल्फाज में कहता हूँ, वो ट्रांसफार्मर मशीन तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बॉस ने खुश होकर कहा, जिंदाबाद फरहाद अली तैमूर, तुम वाकई दानिशमंद हो। थोड़ी दानिशमंदी का सबूत तुम भी दो। आर्मर को हब्से बेजा से निकाल कर आराम से रखो, उसकी हर जरूरत पूरी करो। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, मिस्टर आर्मर को तय खाने से निकाल कर एक आरामदेह कमरे में ले जाओ और इनकी हर जरूरत पूरी करो।
2 शख्स हुक्म की तामील के लिए चले गए। फिर उसने मुझसे पूछा, हाँ तो मिस्टर फरहाद, वो मशीन मेरे पास कब पहुंच रही है? पहले अपना तारुफ तो कराओ। उसने हंसते हुए कहा, तारुफ का मतलब है अपनी तारीफ करूं? भला मैं किस काबिल हूं? और जब किसी काबिल नहीं हूं तो अपने बारे में क्या कहूं? मेरा कोई सा भी नाम हो सकता है। हम जिंदगी के एक मोड़ पर मिल रहे हैं, दूसरे मोड़ पर हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। फिर एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा, लिहाजा मेरा कोई सा भी नाम रख लो। तुम बहुत बोलते हो, XYZ कोई सा भी नाम बता दो। उसने हंसते हुए कहा, मैं कहूं कि मिस्टर एक्स हूं तो ये जासूसी नावलों का सा नाम हो जाता है। वाई मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वाई लिखते वक्त उसकी दुम नीचे लटकती है, और जेड सबसे आखिरी लफ्ज है और मैं हमेशा अव्वल रहता हूं। मैंने पूछा, क्या मैं चला जाऊं? उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं, मैं तो जरा तफरी के मूड में हूं। चूंकि तुम मुखातिब करने के लिए कोई नाम मालूम करना चाहते हो, लिहाजा मुझे सरपास कह सकते हो, क्योंकि तुम्हें मशीन के मामले में सरपास करने वाला हूं, यानी सबकत ले जाने वाला हूं। तुमसे पहले भी एक सरपास करने वाला आ चुका है। वो ट्रांसफार्मर मशीन की डिलीवरी एक जजीरे में चाहता है, तुम कहाँ चाहते हो? उसका हंसता हुआ मुंह लटक गया। उसने नागवारी से पूछा, ये क्या बात हुई? क्या तुम उसे भी मशीन डिलीवर करोगे और मुझे भी? क्या तुम्हारे पास 2 मशीनें हैं? मशीन तो एक ही है, लेकिन मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते 2 तरफ हैं। एक तरफ शीबा गिरफ्तार की गई है, दूसरी तरफ आर्मर। ये दोनों हमारे लिए अहम हैं। हम इनमें से किसी को दुश्मन की कैद में नहीं छोड़ सकते, दोनों को रिहा कराएंगे। लिहाजा इसका एक ही रास्ता रह गया है, मशीन के 2 हिस्से किया जाए। आधी मशीन शीबा की रिहाई के लिए और आधी आर्मर की रिहाई के लिए तुम लोगों के पास डिलीवर कर दी जाए। ये क्या बकवास है? मैं आधी मशीन लेकर क्या करूंगा? उधर वो मिस्टर अननोन भी यही सवाल करेगा। इधर हमारा मसला ये है कि हम पूरी एक मशीन किसी एक को डिलीवर करके सिर्फ एक को रिहा कराएंगे तो दूसरे का क्या बनेगा? ये तुम्हारा मसला है, मुझे मशीन चाहिए। दूसरा भी यही कहेगा, ये मेरा मसला है, उसे मशीन चाहिए। लेकिन मैं पहले अपने मसले को देखूंगा। जब एक को पूरी मशीन डिलीवर करके किसी दूसरे को दुश्मन की कैद में छोड़ना और उसकी हलाकत को मंजूर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यही होगा कि मैं अपनी एक आंख को बचाऊंगा और दूसरी आंख फोड़ डालूंगा, और ऐसा तो कोई पागल भी नहीं करेगा। वो मेरी इस बात पर उलझ कर रह गया था। ये बात मानने वाली थी कि मैं अपने किसी रिश्ते से दुश्मनी नहीं कर सकता, एक को गले लगाकर दूसरे को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। उसने जरा देर सोचने के बाद कहा, तुम शिबा की फिक्र न करो, मैं उसे जजीरे से निकाल लाऊंगा, मशीन मेरे पास डिलीवर करो। डिलीवरी कहाँ लोगे? मैं तुम्हारी एक जानी पहचानी जगह बता रहा हूँ। यहाँ कभी तुम्हारे दोस्तों का पूरा कबीला आबाद था, उनकी हुकूमत थी। यहाँ तुम्हारी रसवंती और सोनिया काफ़ी अरसे तक आबाद रही हैं। यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में बड़े इनकलाब आए, कितनी ही मोहब्बत के रिश्ते हमेशा के लिए बिछड़ गए। मिस्टर सरपास, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। क्या तुम वादी काफ में हो? खूब समझे ब्रदर, और कैसे ना समझते। ये वही जगह है जहाँ सबाता मरजाना और टाटर बिलबा जैसे साथी हमेशा के लिए बिछड़ गए और तुम्हारी दूसरे चाहने वालियों को कोमा पहुंचा दिया गया। मैंने इसी जगह का इंतखाब किया है, यहाँ तुम्हें इबरत हासिल होगी। फरहाद अली तैमूर कितना ही जोर आवर और ताकतवर सही, वादी काफ में उसकी कमर टूट गई थी और अब भी मशीन डिलीवर करते वक्त कोई फरेब किया गया तो इस बार तमाम टेलीपैथी जानने वालों की सिर्फ कमर नहीं सर भी टूटेंगे। मैं उस मशीन के जरिए या तो टेलीपैथी का इल्म हासिल करूंगा या टेलीपैथी जानने वालों को अपनी दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मैं कितनी बार याद दिलाऊं कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तुम्हें मशीन चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन मुझे इस बात की जमानत चाहिए कि शीबा को तुम जजीरे से निकाल लोगे। किस तरह की जमानत चाहिए? पहले तुम शीबा को उस जजीरे से निकाल लो। जिस दिन तुम उसे वादिया काफ लेकर आओगे उसी दिन मैं ट्रांसफार्मर मशीन लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। उसने कहकर लगाते हुए कहा, अरे नहीं फरहाद अली तैमूर, तुम यहाँ आने की जहमत गवारा न करना। हम नहीं चाहते कि मशीन के साथ मुसीबत चली आए। जब उस मुसीबत की कमर एक बार टूट चुकी है तो डरते क्यों हो? दूसरी बार तुम तोड़ देना। नहीं, सीधी सी बात है, मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। तुम मशीन डिलीवर करोगे, उसे हमारे आदमी यहाँ लाएंगे। चलो यही सही, हमारे दरमियान ये बात तय पा गई कि तुम उधर जजीरे से शिबा को लाओगे, इधर मैं तुम्हारे आदमी के जरिए मशीन वहां पहुंचा दूंगा। उसने परेशान होकर पूछा, तुमने बड़ी आसानी से मेरी तमाम बातें मान ली, आखिर बात क्या है? अजीब मुसीबत है, बात मान लो तब भी तुम लोगों को मुझसे डर लगता है। भाई सीधी सी बात है, मुझे मशीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हर हाल में शिबा और आर्मर की रिहाई चाहता हूँ और बस। हमारे दरमियान ये भी तय हो जाना चाहिए कि मशीन आने के बाद किस तरह हम शिबा और आर्मर के जरिए टेलीपैथी की सलाहियतें अपने दिमागों में मुंतकिल कराएंगे। इसके बाद किस तरह हम तुम्हारे दोनों साथियों को यहाँ से रिहाई देकर तुम्हारे किसी मुकाम तक पहुँचाएंगे। इसमें मामला तय करने की क्या बात है? मशीन हासिल करने के बाद जो जी में आए करते रहना, जितनी टेलीपैथी अपने दिमागों में मुंतकिल कराना है कराते रहना। मुझे यकीन है तुम बहुत ही शरीफ आदमी हो और मेरे दोनों साथियों को वहाँ से पैरस रवाना कर दोगे। अब इस सिलसिले में कोई बात नहीं होगी। मैं तुम्हारी इस आदमी के दिमाग में आता रहूँगा और मालूम करता रहूँगा कि तुम शिबा को उस जजीरे से निकाल लाने में कामयाब हो चुके हो या नहीं। जैसे ही कामयाब होगे मैं उस मशीन की डिलीवरी का वक्त बता दूंगा। दैट्स ऑल। मैं उस आदमी की खोपड़ी से वापस आ गया। दूसरी तरफ रसवंती मिस्टर अननोन से यही बात कह रही थी। हम मुनासिब मौका देखते ही मशीन इस शहर से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाने वाले थे, लेकिन अब दूसरा ब्लैकमेल करने वाला आ गया है। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा।
मिस्टर अननोन ने कहा, हाँ पड़ा है। कोई कमबख्त आर्मर को उड़ा लाया है। कुछ भी हो मशीन मेरे पास आएगी। हमारे लिए आर्मर और शीबा एक जैसे हैं। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। दोनों को कैद से छुड़ाने के लिए मशीन को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। आधी मशीन तुम्हारे पास और आधी मिस्टर सरपास के पास जाएगी। बकवास मत करो। मैं आधी मशीन लेकर क्या करूंगा? मुझे पूरी चाहिए। हमें भी शीबा और आर्मर दोनों चाहिए। उसने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, अच्छी बात है, मैं देख लूंगा। वह कमबख्त सरपास कितने पानी में है। मैं आर्मर को वहां से निकाल लाऊंगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? जिस दिन तुम आर्मर को जजीरे में शीबा के पास लाओगे, हम मशीन वहां पहुंचा देंगे। शीबा ने खुश होकर कहा, रसवंती, ये हिकमत अमली खूब रही। अब मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास मुर्गों की तरह एक दूसरे को चौंचे मारेंगे। मैं मौजूदा हालात का हर पहलू से जायजा लेने लगा। शीबा और आर्मर को अगवा करने वालों के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई थी। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि मुकम्मल मशीन हासिल करने के लिए टेलीपैथी जानने वाले या जानने वाली को किसी एक पार्टी के पास होना चाहिए। अब मिस्टर सरपास किसी न किसी तरह शीबा को जजीरे से लाने की कोशिश करेगा और मिस्टर अननोन आर्मर को वादी काफ से निकाल लाने के लिए अपने आखिरी तमाम जरा इस्तेमाल करेगा। हमारे लिए बड़े मौके पैदा हो गए थे। अगर मिस्टर अननोन मुनज़्ज़म तरीकों से वादी काफ में दाखिल होने और आर्मर को लाने की कोशिश करेगा तो इस दौरान उसके आदमियों की भीड़ में मेरे साथियों को भी वादी काफ में कदम रखने का मौका मिल जाएगा। इसी तरह मिस्टर सरपास जजीरे में मुनज़्ज़म तरीके से आना चाहेगा तो उसके साथ हमारे लिए भी रास्ता निकल आएगा। फिर शीबा जजीरे से वादी काफ तक जाए या आर्मर वादी काफ से जजीरे तक पहुंचाया जाए। इस तवील सफ़र के दौरान हम रास्ते में बाजी पलट सकते थे। अब यह हालात पर था। देखना यह था कि होता क्या है और हम करते क्या हैं। अगरचे हमारे लिए बहुत से मौके पैदा हो रहे थे, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह अटल थी कि शीबा और आर्मर दुश्मनों के जंगल में हैं। उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दुश्मन मशीन हासिल करने में नाकाम होते तो उनकी जान भी ले सकते थे। ऐसे वक्त हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो किसी मुल्क के सरबराह नहीं थे। वो कोई सुपर मास्टर, मास्कमैन या इसराइली हुकाम नहीं थे। वो किन बड़े मुल्कों या किन सुपर ताकतों के लिए काम कर रहे थे और उनके लिए अहम मोहरा बने हुए थे, यह हम नहीं जानते थे। इन हालात में शीबा और आर्मर की ज़िंदगी खतरे में थी। आइंदा हम किसी वक्त भी बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते थे। शीबा और आमना को जजीरे में बड़ी हद तक आज़ादी थी। वह जब चाहती थी कॉटेज से निकलकर घूमने फिरने के लिए दूर दूर तक चली जाती थी। जजीरे का रकबा तकरीबन 100 किलोमीटर होगा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए मोटरसाइकिलें और जीप गाड़ियां थीं, लेकिन उन दोनों को किसी गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं थी। मिस्टर अननोन ने कहा था, जितनी दूर तक पैदल जा सकती हो ज़रूर जाओ, कोई नहीं रोकेगा, मगर याद रखो यहाँ खारदार झाड़ियाँ भी हैं, एक बहुत ही खतरनाक दलदल भी है। एक बार आदमी का पाँव चला जाए तो फिर वहाँ से निकलता नहीं। जहरीले सांप भी हैं जिनके डसने के बाद पानी मांगने की मोहलत नहीं मिलती। वो दोनों अंधेरा होने के बाद कॉटेज से नहीं निकलती थीं। दिन की रोशनी में जहाँ जाती थी वहाँ महसूस करती थी कि निगरानी हो रही है। कहीं ऊंचे ऊंचे दरख्त की किसी शाख पर कोई मुसल्ला शख्स नजर आ जाता था। कहीं कोई बहुत दूर मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिखाई देता। किसी से सामना हो जाता तो वो खुद को गूंगा और बहरा साबित करता। ऐसे में आमना नागवारी से कहती, अगर फरहाद और रसवंती मुझे इजाज़त दें तो मैं इन कमबख्तों को बोलना सिखा दूंगी। शीबा उसे समझाती थी, सब्र और तहम्मुल से काम लो, ऐसे वक्त तो गुस्सा थूक दिया करो। एक बार आमना ने गूंगे मुसल्ला शख्स के मुंह पर थूक दिया। वो मोटरसाइकिल पर चला रहा था। ये दोनों चहलकदमी कर रही थीं। घने जंगल के एक हिस्से से गुजर रही थीं। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद थे। बड़ी शान से उन्हें नज़रअंदाज करते हुए गुजरना चाहते थे। ऐसे वक्त आमना ने गाड़ी चलाने वाले के मुंह पर थूक दिया। औरत प्यार से पत्थर भी मारे तो फूल की तरह लगता है, लेकिन मुंह पर थूके तो जैसे गोली लगती है। उसके हाथ से मोटरसाइकिल का हैंडल बहक गया। गाड़ी इधर से उधर हुई, एक तनावर दरख्त से टकराई। फिर दोनों मोटरसाइकिल से उछलकर 2 तरफ जा गिरे। शीबा ने पूछा, ये तुमने क्या किया? आमना ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था गुस्सा थूक दिया करो, मुझे गुस्सा आया, मैंने थूक दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले के मुंह से बेख्तियार गालियां निकल रही थीं। एक औरत के थूकने से मर्दानगी को ठेस पहुंच रही थी। ऐसे में आदमी लाख गूंगा बनना चाहे फिर भी बोल पड़ता है। शीबा बड़ी आसानी से उसके दिमाग में पहुंच गई। दूसरा भी गुस्से में तिल मिलाकर हमला करने आया। मिस्टर अननोन की तरफ से इजाज़त थी कि अगर ये कैदी औरतें हद से बढ़ना चाहें, कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। उनकी थोड़ी बहुत पिटाई करके यह समझाया जा सकता है कि इस जजीरे में ना उनकी टेलीपैथी काम आएगी ना उनकी शाहजोरी। शीबा उसे निमट रही थी जिसने गालियां देकर उसे अपनी आवाज़ सुनाई थी। दूसरा भी तक गूंगा बना हुआ था। उसने हमला किया तो आमना ने जवाबी हमला करते हुए कहा, इसी वक्त का इंतजार था, कोई तो इस जजीरे में मर्द का बच्चा हो जो आमना का सामना करे। उसका मुकाबिल बहुत अच्छा फाइटर था। उसने एक कामयाब हमला किया, मगर जवाब में मार खाता गया। उसी वक्त शीबा ने उसे रोक दिया, आमना इधर आ जाओ, अपनी एनर्जी ज़ाया न करो, इसका साथी ही से निपटेगा। जिसका दिमाग शीबा की मुट्ठी में आ गया था, उसने अचानक ही अपने साथी पर छलांग लगाई, उसे एक फ्लाइंग किक मारी।
उसके साथी ने गुस्से से तिलमिलाकर पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसने कहा, हाँ खराब हो गया है। अबे अहमक, तू क्या जाने औरत क्या चीज होती है। जब ये मोहब्बत करती है तब भी दो दोस्तों को लड़ाती है, मुंह पर थूकती है तब भी लड़ाती है। चल आ हम लड़ते हैं। इधर दूसरे साथी ने भी फ्लाइंग किक खाने के बाद अपनी आवाज सुना दी। शीबा उसके दिमाग में पहुंच गई। ऐसी सूरत में दोनों को लड़ाते रहने से ख्वामखा वक्त ज़ाया होता। शीबा ने पहले एक के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसकी जेब से कागज और कलम निकलवाया, उसके हाथ से लिखवाया, हमने शीबा और आमना को छेड़ा था जिसके नतीजे में हमें यह सजा मिल रही है। उसने कागज पर ही लिखने के बाद अपना कलम और दूसरा कागज अपनी साथी की तरफ बढ़ा दिया। उसका साथी ऐसे वक्त शीबा पर हमला करने आ रहा था। शीबा चूंकि दूसरे के दिमाग में थी इसलिए आमना ने हमला करने वाले को संभाल लिया। 2-4 हाथ उसे जमाए, 2-4 हाथ खुद खाए। इतने में शीबा उसके दिमाग में पहुंच गई। वह शांत हो गया। उसने भी अपने साथी के हाथ से कलम लेकर कहा, मैंने शीबा और आमना को छेड़ा था जिसके नतीजे में यह सजा मिल रही है। ऐसे वक्त रसवंती ने कहा, मैं मौजूद हूं। मैंने दोनों के दिमागों को पढ़ लिया है। ये कमबख्त सभी किराए के टट्टू हैं। इनमें से कोई नहीं जानता कि किसने इनकी खिदमत हासिल की हैं और कौन इन्हें मुंह मांगी रकम देकर इस जजीरे में ले आया है। शीबा और रसवंती ने एक शख्स के दिमाग पर कब्जा जमाया। उन दोनों ने एक साथ रिवॉल्वर निकाला, एक साथ एक दूसरे को निशाना बनाते हुए ट्रैगर दबाया। ठाएं ठाएं की आवाज के साथ गोली चली। फिर दोनों ही उछलकर जमीन पर गिर पड़े, ऐसे गिरे कि फिर उठ ना सके। आमना ने दोनों की मुट्ठी में उनका तहरीर करदा कागज पकड़ा दिया, मुट्ठी सख्ती से बंद कर दी। इसके बाद मोटरसाइकिल संभाली। शीबा पीछे आकर बैठ गई। ये पहला मौका था कि उन्हें जजीरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए गाड़ी मिल गई थी। मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई जाने लगी। कहीं कहीं ऊंचे दरख्तों की शाखों पर खड़े हुए मुसल्ला फराद ने उन्हें देखा। ट्रांसमीटर के जरिए मिस्टर अननोन को इतला दी। मिस्टर अननोन ने कहा, उन्हें पूरे जजीरे को देखने का मौका न दो, फौरन गिरफ्तार कर लो और देखो उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचे, वरना ट्रांसफार्मर मशीन नहीं मिलेगी। वो जहां से गुजर रही थी थोड़े थोड़े फासले पर किसी खुफिया स्पीकर के जरिए या मेगाफोन के जरिए वार्निंग दी जा रही थी कि वो फौरन रुक जाएं, मोटरसाइकिल छोड़ दें और कॉटेज वापस आ जाएं। लेकिन वो चल पड़ी थी, रुकने वाली नहीं थी। मिस्टर अननोन के फौजी जगह जगह महाज बनाए हुए थे। वो जिन महाजों के करीब से गुजरती थी उनकी तरफ फायरिंग होती थी। फायरिंग करने वालों की कोशिश यही थी कि उन्हें गोली ना लगे, मोटरसाइकिल का पहिया बेकार हो जाए। फायरिंग करने वालों का मकसद ये भी था कि वो दोनों किसी एक जगह ठहरने ना पाएं और इस जगह को अच्छी तरह समझने ना पाएं, खौफ से आगे बढ़ती चली जाएं। वो भी मजबूर थी, तन्हा इतने फौजियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने जगह जगह से गुजरते हुए बहुत कुछ देख लिया था और बहुत कुछ समझ लिया था। रसवंती भी उनके दिमाग में रहकर देखती और समझती जा रही थी। उन्होंने कई ऐसे बैरिक्स देखे जहां मिस्टर अननोन के फौजी ड्यूटी से फारिग होकर आराम करते थे, सोते थे, थकन उतारते थे, फिर ड्यूटी पर आ जाते थे। एक ऐसी गोदाम नुमा 4 दीवारी देखी जिसके अंदर बहुत बड़ा जनरेटर था। इस जनरेटर से पूरे जजीरे में बिजली सप्लाई की जाती थी। मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे बड़े बड़े पानी के टैंक नजर आए जिनके जरिए तमाम फौजियों को पीने का पानी सप्लाई किया जाता था। यही पानी शीबा और आमना भी पीती थी। इनके अलावा और भी बहुत सी गोदाम नुमा 4 दीवारियां मुख्तलिफ मुकामात पर नजर आईं जिनके मुतालिक अंदाजा किया जा सकता था कि इन 4 दीवारियों में राशन का और असले का जखीरा है। आमना ने घाट घाट का पानी पिया हुआ था। उसने एक बहुत ही बदनाम ट्रेनिंग सेंटर से तरबियत हासिल की थी। अपने महबूब के शाना बशाना गुरीला जंग लड़ती रही थी। वो जानती थी किस तरह गोलियों की बौछार से गुजरना चाहिए, किस तरह टारगेट से दूर रहना चाहिए। वो इसी तरह दूर रहती हुई गुजरती रही। आखिर पूरे जजीरे का चक्कर लगाकर अपने कॉटेज के सामने आई तो मिस्टर अननोन गुस्से में गुर्राता हुआ उन्हें देख रहा था। उसके पास बहुत से मुसल्ला अफराद खड़े हुए थे, जैसे हुक्म के मुंतजिर हों, जैसे उनका बाप मिस्टर अननोन एक आंख का इशारा करेगा तो इन औरतों को गोलियों से भून डालें। आमना ने कहा, मिस्टर अननोन, जिस तरह मैंने गुस्सा थूक दिया था तुम भी थूक दो। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि तुम्हारे 2 आदमियों ने हमारे साथ कैसी बदतमीजी की थी। मिस्टर अननोन ने वो तहरीर करदा कागजात दिखाते हुए कहा, मुझे उन मरने वालों की मुट्ठियों में से ये कागजात मिले हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि उन्होंने तुम्हें छेड़ा था या तुम दोनों ने उन्हें छेड़ा था। शीबा ने कहा, बड़े भोले बादशाह, इतना भी नहीं समझते कि अगर हम छेड़ने पर आए तो सबसे पहले तुम्हें छेड़ेंगे, तुमसे निपटेंगे। ये तुम्हारे चमचे और किराए के गोरीले हमारे सामने क्या हैसियत रखते हैं। जब तुम मुझसे निपटने आओगी तो मैं समझ लूंगा। फिलहाल तुमने हमारे 2 आदमी मारे हैं और तमाम जजीरे के लोगों को परेशान किया है। मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने एक गाड़ी इस्तेमाल की है, लिहाजा तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम दोनों को हलाक नहीं किया जा सकता, लेकिन गोलियों से जख्मी किया जा सकता है। तुम दोनों को अपाहिज बनाया जा सकता है। हमारी तरफ गोलियां चलाने से पहले यह सोच लेना, मैं अकेली ख्याल ख्वानी करने वाली नहीं हूं। मेरे पीछे रसवंती और फरहाद हैं। मैं गोलियों से जख्मी होकर नाकारा हो जाऊंगी, लेकिन वो 2 टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरा क्या बिगाड़ देंगे, जबकि मैं सांस रोक लेता हूं। बेशक तुम सांस रोकने की खुशफहमी में मुब्तला रहो, लेकिन रसवंती और फरहाद तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे।
एक बार रसवंती तुम्हारे दिमाग में आना चाहेगी, तुम सांस रोकोगे, मगर कितनी देर तक? दूसरी बार सांस लेना चाहोगे तो फरहाद तुम्हारे दिमाग में आएगा, तुम फिर सांस रोकोगे, मैं फिर वही सवाल करूंगी, आखिर कितनी देर तक? जब सांस लोगे तो अपने दिमाग में रसवंती को पाओगे। 2-4 बार सांस रोकने के बाद तुम्हारे अंदर हौसला नहीं रहेगा। तुम दोनों ख्याल ख्वानी करने वालों में से किसी को भी झटका पहुंचाने से रोक नहीं सकोगे। उसने गुस्से से कहा, अगर वो मेरे पीछे लगेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम एक ख्याल ख्वानी करने वाली को मारोगे, बाकी 2 से कैसे पीछा छुड़ाओगे? मिस्टर अननोन बड़ी दरिंदगी से शीबा को घूरते हुए देखने लगा। वह समझ रहा था हर लम्हे सांस नहीं रोक सकेगा और हमेशा मोहतात नहीं रह सकेगा। अचानक कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग में घुस सकता है और जितनी देर सांस रोकने में लगेगी उससे पहले ही वो दिमागी झटका पहुंचा सकता है। अब अगर वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहा तब भी कितनी देर तक? आखिर उसे सांस तो लेना ही पड़ेगा। जब भी सांस लेगा फरहाद और रसवंती दोनों ही उसके दिमाग के दरवाजे पर खड़े हुए मिलेंगे। वह शीबा को घूर कर देखता जा रहा था और अपने हालात के मुताबिक सोचता जा रहा था। फिर उसने कहा, तुम दोनों औरतें इस कॉटेज तक महदूद रहोगी, आइंदा यहाँ से बाहर नहीं जा सकोगी, ज़्यादा से ज़्यादा बरामदे में आ सकोगी। नाउ गो इनसाइड द कॉटेज। वो कॉटेज के अंदर चली गईं, लेकिन अब उन्हें कॉटेज के हद तक पाबंद रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे जजीरे का चक्कर लगाकर काफ़ी अहम मालूमात हासिल कर चुकी थी और वो मालूमात मेरे और रसवंती के दिमाग तक पहुंच चुकी थी। दूसरी जानिब वादी काफ के मुतालिक मालूमात हासिल करना थी। यूं तो हम वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थे, मगर वहाँ कुछ तब्दीलियाँ हो सकती थी। जब वादी काफ में ज़बरदस्त तरीके से बमबारी हुई थी, वहाँ मरजाना बिल्बा वगैरह सब मौजूद थे और सभी बमबारी की नज़र हो गए थे। कोई जिंदा नहीं बचा था। सिर्फ रसवंती को कोमा में डालकर दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था और पारस ऐसा गुम हुआ था कि आज मिलने के बाद भी उसकी सही शनाख्त नहीं थी। बहुत अरसे बाद हमारे एक आदमी आर्मर वहाँ पहुंचा था। हम उसके ज़रिए नई तब्दीलियों के मुतल्लिक मालूम कर सकते थे। वो अपनी आदत से मजबूर था, उसे खाना मिले या ना मिले। पीने के लिए शराब ज़रूरी थी। मैंने पूछा, तुम क्यों पीते हो? वो पीते हुए फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम किसी आदमी से यह सवाल कर सकते हो कि तुम क्यों जीते हो? मैं तुम लोगों की तरह इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम लोगों के लिए जीना ज़रूरी है, मेरे लिए पीना ज़रूरी है। तुम सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे, मैं एक घूंटा नहीं भरूंगा तो फना हो जाऊंगा। क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारी बहन जोजो की जान पर मुसीबत आ सकती है? पहले सोचता था और अपने आप को कोसता था कि ट्रांसफार्मर मशीन का डिज़ाइन क्यों बनाया, क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई। फिर शार्पर और हार्पर मेरे पीछे पड़ गए कि इसे मुकम्मल होना चाहिए। जब यह मुकम्मल हो गई तो हम सब ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। तब मैंने अपने भाइयों से और अपनी बहन से कहा, जो बहुत मासूम है, उसका ज़हन बचकाना है, इसके बावजूद उसे टेलीपैथी का इल्म सिखा दिया जाए ताकि कुछ तो अपनी हिफाजत कर सके। मगर मेरे बहन भाई एतराज़ कर रहे थे, लेकिन मैंने ज़िद करके ये इल्म जोजो को सिखा दिया। इस तरह मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि उसकी जान पर कोई मुसीबत आएगी तो शायद ये अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मैंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, वो आज भी वैसी ही बच्ची है, बचकाना ज़हन रखती है। मैं बताऊँ फरहाद कि मैं क्यों पीता हूँ? हाँ बताओ। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से मारता है, मुझसे बार बार पूछता है, मैंने ट्रांसफार्मर मशीन क्यों बनाई? मैंने ये क्यों ना सोचा कि ये मशीन एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब से ज़्यादा ख़तरनाक होगी और ये मेरे अपने ही बहन भाइयों को ले डूबेगी। उसने एक सर्द आह भरी। आह, हमारे इंजाम दुनिया वालों के सामने है। मेरी बहन रोज़ाना मारी गई, मेरे भाई हार्पर और शार्पर बेमौत मर गए। उनके मरते मरते ये इंकशाफ हुआ कि ट्रांसफार्मर मशीन ने अपने ही बहन भाइयों का खून सफ़ेद कर दिया था। शार्पर, हमारा अपना सगा भाई, आहिस्ता आहिस्ता हम सबको ख़त्म कर देना चाहता था। यह ऐसे दिल तोड़ने वाली बात थी कि मैं और ज़्यादा पीने लगा अपना गम गलत करने के लिए। आर्मर, चाहे जितना भी गम गलत करो वो गलत ही रहता है, सही नहीं हो पाता। तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर जोजो की आंख से जो आंसू बहेंगे, क्या एक शराबी भाई का भीगा हुआ दामन उन आंसुओं को पहुंच सकता है? नहीं मेरे भाई, उसे मेरी गिरफ्तारी की खबर ना सुनाना, वरना वो रोते रोते जान दे देगी। तुम शायद ये नहीं जानते कि शीबा ने तनवीमी अमल के जरिए जोजो के दिमाग से ख्याल ख्वानी भुला दी थी। जैसा कि सब जानते हैं, तनवीमी अमल का असर ज़्यादा देर नहीं रहता, वो असर ख़त्म हो चुका है। जो ख्याल ख्वानी करने लगी है, किसी वक्त भी तुम्हारे पास आई तो तुम्हारे हालात मालूम कर लेगी। हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई, उसे बहला फुसला कर रखो, मेरी तरफ तवज्जो देने का मौका ना दो। तुम कब तक अपनी बहन और अपने आप से छुपते रहोगे? मैं तुम्हारे पास एक आखिरी फैसला करने आया हूँ। कैसा फैसला? तुम समझते हो, फरहाद, रसवंती, शीबा, सोनिया और आमना वगैरह एक मजबूत किले की दीवारें हैं, उसके अंदर कोई पहुंच नहीं सकता और जोजो को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने देख लिया, एक बार जोजो अगवा कर ली गई, हम फिर उसे बचा कर ले आए। इस बार वो अगवा नहीं की गई है, तुम्हें अगवा किया गया है। अब तुम्हारे जरिए से तकलीफ पहुंचाई जाएगी। हम सबको जहनी अजियतों में मुब्तला किया गया है। हम दिन रात सोच रहे हैं, अगर हमने तुम्हें वहां से ना निकाला
और जो को तुम्हारी सलामती का यकीन ना हुआ तो वो रो रो कर जान दे देगी। लिहाजा हमने तय किया है कि तुम अपनी रिहाई का मसला खुद हल करोगे। मैं खुद को इस कैद से किस तरह निजात दिला सकता हूँ। शराब छोड़ोगे तो निजात के कितने ही रास्ते नजर आ जाएंगे। मुझसे शराब ना छुड़ाओ, मैं मर जाऊंगा। तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो जो मर जाएगी। ऐसा ना कहो। हमारे ऐसा ना कहने से हकीकत बदल नहीं सकेगी। जो होना है वो तो जरूर होगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? अपनी बहन को बेटी की तरह चाहते हो? उसके लिए जान तक दे सकते हो तो क्या शराब नहीं छोड़ सकते? जब छोड़ दोगे तो हम बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और किस तरह वहां से निकलना है। मेरे भाई, मुझे इस आजमाइश में मुब्तला न करो। मुझे यूं लगता है शराब छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। दुश्मनों के हाथों मरने से बेहतर है शराब छोड़कर मर जाओ। और अगर जिंदा रह गए तो बहन के सामने फख्र से सर उठाकर कह सकोगे कि तुम उसके मुहाफिज हो। कोई उसके जरिए ब्लैकमेल करना चाहे तो तुम उसे फना कर सकते हो। वह सोच में पड़ गया। मैंने कहा मैं शाम तक इंतजार करूंगा। अगर तुमने शराब छोड़ देने का फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, वरना हम जो को तुम्हारे बारे में बता देंगे। वो खुद ही ख्याल ख्वानी के जरिए तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। नहीं, खुदा के लिए ऐसा न करना। आर्मर, एक बात याद रखो, हम तुम्हें मैदान अमल में जरूर लाएंगे। इस तरह शराब की बोतल के सामने बैठकर घोंट घोंट जहर पीकर मरने नहीं देंगे। तुम ट्रांसफार्मर मशीन ईजाद करने के मुजरिम हो। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें मारता है। तुम अपने ज़मीर को इसी तरह मुतमईन कर सकते हो कि अब अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों के जरिए दुख इंसानों के काम आओ। मैं जा रहा हूँ, फिर शाम को आऊँगा। जब मैं शाम को पहुंचा तो वो टहल रहा था। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कहा तुमने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। शराब भी छुड़ाई तो शाम के वक्त, जबकि यही वक्त पीने का होता है। इधर जाम भरता है, उधर शाम मेहरबान होती है। तमाम फिक्र गम और रंजो परेशानी को आहिस्ता आहिस्ता मिटाते हुए मदहोशी की नींद सुला देती है। किसी भी बुरी आदत को छोड़ते वक्त दिल को मारना पड़ता है, ख्वाहिशात का खून करना पड़ता है। ऐसी बुरी आदत जो कंबल की तरह लिपट गई हो, उससे पीछा छुड़ाना पड़ता है। जो लोग नफासत पसंद होते हैं वो प्यास की शिद्दत से मर जाते हैं मगर गटर का पानी नहीं पीते। मुझ पर कोई ऐसा अमल करो कि शराब का ध्यान न रहे। तुम खुद ही अमल कर सकते हो। एक मोमबत्ती रोशन कर अपने सामने रखकर पालती मारकर बैठ जाओ। उसकी लौ पर अपनी नजरें जमा लो और सिर्फ एक ख्याल कायम करो। कौन सा ख्याल कायम करूं? तुम पहले मोमबत्ती रोशन करो। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। एक मोमबत्ती रोशन की, उसे तपाई पर रखा, फिर उससे कुछ फासला रखकर फर्श पर पालती मारकर बैठ गया। फिर उसने पूछा बताओ कौन सा ख्याल कायम करूं? शमा की लौ को देखते रहो और सोचते रहो। ये नूर है और इसी से खुदाए बुजुर्गों बरतर का ज़हूर है। ये नूर मेरे दिल और दिमाग पर छा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल और दिमाग पर जमी हुई तारीकी और मैल को धो रहा है। मैं आलमे मौजूदात में नहीं हूँ। कोई आवाज़ मेरे कानों में नहीं आएगी और आने वाली आवाज़ें रफ्ता रफ्ता मादूम हो जाएंगी। मैं सिर्फ शमा की लौ को तक रहा हूँ। बाकी दुनिया का हर मंजर मेरी आंखों से ओझल हो रहा है। मैं नूर को देख रहा हूँ। नूर मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मुझे ये दरस दे रहा है कि दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है। इंसान चाहे तो अपनी हर बुरी आदत को छोड़ सकता है, दुनिया के हर रिश्ते से मुंह मोड़ सकता है, सिर्फ एक खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात से लो लगाकर अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकता है। ए रब्बे जलील, मैं तेरे हजूर में आया हूँ, मुझे निजात दे, तमाम बुराइयों से निजात दे, मुझे तौफीक दे, तमाम नेकियों की तौफीक दे। मुझे इस काबिल बना दे कि मैं अपनी मासूम जोजो का मुहाफिज बनकर रह सकूँ। वो मेरी हदायत के मुताबिक बोलता रहा। मैं उसके पास से चलाया। मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास से मेरा राब्ता रहा करता था। एक बार मिस्टर सरपास ने कहा फरहाद साहिब, अगर आप हमसे तामुन करें तो हम मिस शीबा को वहाँ से ला सकते हैं। मैं हर तरह तामुन के लिए तैयार हूँ। आप हमें उस जजीरे के मुतल्लिक पूरी तफसील बताएं। मुझे उस जजीरे के मुतल्लिक जो कुछ मालूम था वो मैंने बता दिया। दूसरी तरफ मिस्टर अननोन ने भी मुझसे यही फरमाइश की। मैंने कहा रसवंती और सोनिया वादी काफ में ज़्यादा अरसा रह चुकी हैं, उन्हें जो कुछ मालूम है वो मैं बता रहा हूँ। मुझसे तमाम तफसीलात सुनने के बाद मिस्टर अननोन ने कहा असल तफसीलात ये होना चाहिए कि उनके असले का ज़खीरा कहाँ है, पानी और बिजली कहाँ से सप्लाई होती है। मैंने दूसरे दिन ये तफसीलात बताने का वादा किया। दूसरी सुबह आर्मर से रब्ता हुआ। उसने खुश होकर कहा मेरे भाई, मैं कल रात बड़े सुकून से सोया, अभी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, अभी अमल जारी रखूँगा। मैंने कहा मैं यहाँ मिस्टर सरपास के जिस नुमाइंदे को गुफ्तगू का जरिया बनाता हूँ तुम उसके दिमाग में जाओ, फरहाद बनकर बातें करो। मुझे उससे क्या कहना चाहिए? तुम उससे कहो आर्मर ज़रा बाहर की हवा खाना चाहता है, उसे घूमने फिरने की इजाज़त मिलना चाहिए। आर्मर ने उस नुमाइंदे को मुखातिब किया, फिर उसके जरिए मिस्टर सरपास से कहा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इस वादी की सैर करना चाहता हूँ। मिस्टर सरपास ने हंसते हुए कहा मिस्टर फरहाद, साफ क्यों नहीं कहते कि आर्मर को वादी की सैर कराने के बहाने यहाँ की तमाम मालूमात मेरे दुश्मन को पहुँचाना चाहते हो। आर्मर ने कहा तुम खुशफहमी में मुब्तला हो। शीबा को अगवा करने वाला मामूली ज़राए का मालिक नहीं है। उसने खलाई सैयारे के जरिए वादी काफ की तस्वीरें उतार ली हैं। वो जानता है तुम्हारे असले का ज़खीरा कहाँ है और किन मुकामात से बिजली और पानी सप्लाई होता है। अगर उसने खलाई सैयारे से यहाँ की तस्वीरें उतार ली हैं तो इसका मतलब है वो किसी सुपर ताकत का चमचा है। ये तो रफ्ता रफ्ता मालूम होगा कि तुम दोनों किसके चमचे हो।
फिलहाल आर्मर को इजाज़त दो, वो जब चाहे अपने कॉटेज से निकलकर कहीं भी तफरीह के लिए जा सकता है। मिस्टर सरपास ने ज़्यादा बहस नहीं की, उसे इजाज़त दे दी गई। आर्मर लिबास तब्दील करके बाहर आया तो उसकी सवारी के लिए घोड़ा तैयार था। वो घोड़े पर बैठकर 1 घंटे तक वादी के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता रहा और मैं उसके ज़रिए बहुत कुछ देखता रहा। आर्मर ने फरहाद बनकर गुफ्तगू की थी और गुफ्तगू के दौरान बेख्तियार ये कह दिया था कि मिस्टर अननोन ने खलाई सैयारे के ज़रिए वादी काफ की तस्वीरें उतार ली हैं। ये ख्याल मेरे जहन में नहीं आया था। अब मैं सोच रहा था ऐसा मुमकिन है। अगर मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास की पुश्त पर सुपर ताकते हैं तो खलाई सैयारे के ज़रिए एक दूसरे के इलाके की सुराग रसानी करना और अहम मराकिज़ की तस्वीरें उतारना कोई बड़ी बात ना होगी। हो सकता है उन दोनों को वहाँ की तस्वीरें हासिल हो गई हों और वो मुझे बताना ना चाहते हों, मुझे तारीकी में रख रहे हों ताकि मैं उनके वसी ज़राए के मुतल्लिक ना सोचूं। वो मुझे अंधेरे में रखने के लिए एक दूसरे के इलाकों के मुतल्लिक मुझसे पूछ रहे थे और मैं उन्हें बता रहा था। बहरहाल मैंने इसी तरह अनजान रहकर मिस्टर अननोन को भी वादी काफ के मुतल्लिक बता दिया। जजीरे पर पहला हमला मिस्टर सरपास की तरफ से हुआ। उसके कई तैयारों ने आधी रात के बाद परवाज़ की। पैराशूट के जरिए अपनी गोरीला फौज उतार दी। वह तमाम गोरीले तैराकी के लिबास में थे। उनकी पुश्त पर गैस सिलेंडर बंधे हुए थे ताकि तैयारे से छलांग लगाने के बाद जजीरे में ना पहुंच सकें और समुद्र में पहुंच जाएं तो पानी के अंदर ही अंदर तैरकर जजीरे के साहिल तक पहुंच सकें। कई गोरीले सिपाही मारे गए। जजीरे के चारों तरफ त्यारा शिकन तोपें नस्ब थीं। मिस्टर अननोन के सिपाहियों ने एक त्यारा मार गिराया। पैराशूट के जरिए उतरने वाले गोरीले बदकिस्मती से ऐसे महाजों पर पहुंचे थे जहां पहले मिस्टर अननोन के आदमी होशियार थे। उन्हें संभलने से पहले गोलियों से भून कर रख दिया गया। कुछ गोरीले समुद्र में जा गिरे। अगरचे वह पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए साहिल पर पहुंचे थे, लेकिन सर्च लाइट की जद में आते ही मारे गए। अच्छी खासी तादाद में ऐसे गोरीले भी थे जो सही सलामत जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच गए थे, एक दूसरे से ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम कर रहे थे और सामने वाले दुश्मन से मुकाबला करते जा रहे थे। मिस्टर अननोन ने शीबा और आमना के कॉटेज के अतराफ तकरीबन 200 गज के फासले पर बड़ा ज़बरदस्त महाज बनाया था। फौजी नुक्ता नज़र से ऐसे इकदाम किए थे कि परिंदा भी कॉटेज की तरफ पर नहीं मार सकता था। दूसरी तरफ गोरीले भी परिंदे बनकर आ रहे थे। उन्होंने भी पूरा इंतजाम कर रखा था। अपने साथ फ्लाइंग काइट लेकर आए थे। वो काइट के जरिए परवास करते हुए आते और महाजों पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए गुजर जाते। इधर महाज कमज़ोर होता था, उधर फ्लाइंग काइट वाले भी गोलियों का निशाना बनकर गिर पड़ते थे। एक ट्रांसफार्मर मशीन के लिए बेशुमार लोग हराम मौत मर रहे थे। एक फ्लाइंग काइट वाले ने कॉटेज के करीब हैंड ग्रेनेड फेंका। अच्छा खासा धमाका हुआ। मैंने फौरन ही मिस्टर सरपास के नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे आदमी कॉटेज की तरफ धमाके कर रहे हैं, शीबा को नुकसान पहुंच सकता है, अपने आदमियों को रोको। मिस्टर सरपास ने कहा, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। हमने अपने आदमियों को समझा दिया शीबा को जिंदा सलामत लाना है, लेकिन जंग आखिर जंग होती है। कहीं से आने वाली अंधी गोली शीबा को भी लग सकती है। इसमें हम कसूरवार नहीं ठहराए जा सकते। मिस्टर सरपास, इस खुशफहमी में न रहना। तुम इस तरह गोरीला जंग का बहाना करके शीबा को मार नहीं सकोगे। अगर उसे कुछ हुआ तो मशीन तुम्हारे लिए ख्वाब बनकर रह जाएगी। मैं आमना के पास आ गया। वहां रसवंती पहले से मौजूद थी। शीबा बरामदे में आकर चीखते हुए कह रही थी, मिस्टर अननोन, अब हमें भी हथियार दो, हमारी जिंदगी खतरे में है। मिस्टर अननोन अपने कॉटेज से निकलकर दौड़ता हुआ उनके बरामदे में और कहने लगा, तुम्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुम दोनों पर आंच नहीं आने दूंगा। यहाँ आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात खत्म होते ही एक फ्लाइंग काइट वाला कॉटेज के सामने ही आकर गिरा। मिस्टर अननोन के कई सिपाहियों ने उसे जाकर दबोच लिया। वो गोली खाकर गिर पड़ा था। अभी उसमें जान बाकी थी। मिस्टर अननोन ने चीखते हुए कहा, खबरदार, इसे जान से न मारना। इसके हथियार छीन लो, फिर इसे यहाँ ले आओ। उसने पलट कर कहा, मिस शीबा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके दिमाग में झांक कर मालूम करो ये कहाँ से आया है। और शीबा ने बात काट कर कहा, सीधी सी बात है, ये लोग मिस्टर सरपास के आदमी हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मालूम करना चाहता हूँ जजीरे में कितनी फौज उतारी गई है और ये ट्रांसमीटर के जरिए किस फ्रीक्वेंसी पर बात करती हैं। उस जख्मी को उठाकर बरामदे में आ गया। वह तकलीफ से कराह रहा था। शीबा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो खामोश रहा। मिस्टर अननोन ने शिकारी चाकू निकालकर उसकी नोक को गोली के जख्म पर रखते हुए कहा, अब तो जरूर बोलोगे। वह तकलीफ की शिद्दत से चीखने और बुड़बुड़ाने लगा। शीबा उसके दिमाग में पहुंच गई। वहां से मालूमात हासिल करते हुए जो कहती गई वो मिस्टर अननोन का एक आदमी नोट करता गया। उसने ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी भी बताई और कोड वर्ड्स भी। फिर कहा, इस जजीरे में 200 गोरीले उतारे गए हैं। पता नहीं कितने समुद्र में डूब गए हैं, कितने अब तक मारे गए हैं और कितने जिंदा हैं। इसका हिसाब ये जासूस नहीं कर सकता। मिस्टर अननोन ने हुक्म दिया, इस जख्मी की मरहम पट्टी करो और इसे अच्छी तरह बांध कर रखो। फिर उसने शीबा से कहा, क्या तुम मेरे कॉटेज में चलना पसंद करोगी? अभी मैं ट्रांसमीटर के जरिए इनके आदमियों से राब्ता कायम करूंगा। तुम उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पोजीशन हमें बता सकती हो।
शीबा और आमना उसके साथ दूसरे कॉटेज में आई। मैं भी उनके साथ था। मिस्टर अननोन ने ट्रांसमीटर को ऑन किया, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी पर राब्ता कायम करने लगा। राब्ता कायम होते उसने कोड वर्ड्स दोहराए और कहा, मैं बेंजामिन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से भी कोड वर्ड्स दोहराए गए। उसने कहा, मैं विक्की बोल रहा हूँ। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई, विक्की के दिमाग में पहुंचकर उस पर कब्जा जमाया, फिर उसे बोलने से रोक दिया। एक जरा से वक्फे के बाद बोला, हेलो हेलो बेंजामिन। अभी मैंने अपने दिमाग में सोच की लहरों को महसूस किया था, इसीलिए सांस रोक ली थी। अभी बात करना मुनासिब नहीं है, मैं बाद में तुमसे राब्ता कायम करूंगा, दैट्स ऑल। विक्की ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इधर शीबा ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा, मिस्टर अननोन, तुमने ट्रांसमीटर के जरिए खुद ही सुन लिया होगा कि वो योगा का माहिर है। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस किया था। सॉरी, मैं इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती। उधर मैंने विक्की के दिमाग को आज़ाद करते हुए कहा, हेलो विक्की, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। वो परेशान होकर एक तरफ अंधेरे में तकने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारे मिस्टर सरपास ने ऐसे वक्त के लिए क्या हदायत की हैं? अगर मैं दिमाग में आऊँ तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या मर जाना चाहिए? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, हमें हुक्म है कि हम अपनी जान दे दें। तुम लोग क्यों अपनी जानें दे रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है? हम तो पहले भी मरने ही वाले थे। मशरकी जर्मनी की एक जेल में थे, हमें सजाए मौत सुनाई गई थी। एक मेहरबान ने हमें वहां से फरार होने का मौका दिया। उसने कहा, मरना है तो कुछ करके मरो। तुम में से जो भी ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे मालामाल कर दूंगा। वह दुनिया के जिस हिस्से में जाकर रहना चाहेगा, वहां उसे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह जिंदगी गुजारने की आज़ादी दी जाएगी। हमने उसकी बात मान ली। उस शख्स ने हमें मिस्टर सरपास के हवाले कर दिया। अगर मैं तुम्हें मार दूं या तुम खुद ही मिस्टर सरपास की वफादारी में खुदकुशी कर लो तो तुम्हें क्या हासिल होगा? वो सजाए मौत जो तुम जेल की चार दीवारी में पाने वाले थे, वो यहाँ जजीरे में पाओगे। हाँ, मरना तो कहीं भी है। हराम मौत नहीं मरना चाहिए। मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ अगर तुम मुझसे वफादारी करो। मैंने जिंदा रहने के लिए उस अनजाने शख्स से वादा किया, अब फिर जिंदा रहने के लिए तुमसे भी वफादारी का वादा करता हूँ, लेकिन मेरी वफादारी मशकूक रहेगी। मैं कसम खा कर कहता हूँ, जब तक तुम मेरी हिफाजत करते रहोगे मैं बेवफाई नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुमसे ज़्यादा कोई ताकतवर आ गया और उसने मुझे मौत की धमकी दी तो मैं उसका वफादार बन जाऊँगा। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम अपने दूसरे साथियों से रब्ता कायम करो, मैं उन्हें भी अपना बनाना चाहता हूँ। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। मैंने रसमती और शीबा से कहा, यह ट्रांसमीटर पर रब्ता कायम कर रहा है, दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुनो और उनके दिमाग में पहुंचकर इसी तरह उन्हें ट्रैप करो जिस तरह मैंने विक्की को किया है। मैंने आर्मर को भी बुला लिया। अब हम चार ख्याल ख्वानी करने वाले विक्की के मुख्तलिफ साथियों के दिमाग में पहुंच रहे थे। उन्हें ट्रैप करते रहे और उन्हें समझाते रहे, फिलहाल जंग बंद कर दो, इक्का दुक्का दुश्मनों पर हमले करो, उन्हें ख़त्म करने के बाद उनकी वर्दी पहन लो। इस तरह दूर से कोई दुश्मन की हैसियत से पहचान नहीं सकेगा। जो करीब आएगा उससे निमट लिया करना। हमने सुबह तक तकरीबन 15 अफराद को अपना मुती और फर्मा बरदार बना लिया। कुछ और भी थे जो हमारे काबू में नहीं आए। हमने उनके ट्रांसमीटरों को तबाह कर दिया ताकि वो उनके जरिए अपने गोरीला लीडर से रब्ता कायम न कर सकें। फिर उन्हें जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया ताकि वह हमारे हाथों से ना मरे। लड़ते लड़ते खुद मरे या अननोन के आदमियों को मार दे, दोनों ही सूरतों में हमारे दुश्मन खत्म होते। आर्मर ज़्यादा देर तक हमारे साथ न रह सका। उसने यकबारगी चौंक कर कहा, भाई फरहाद, हमारी वादी में धमाके हो रहे हैं, मुझे यहाँ दिमागी तौर पर हाजिर रहना चाहिए। मैंने कहा, इसका मतलब मिस्टर अननोन ने वादी पर जवाबी हमला किया है। रसवंती ने कहा, मैं और शीबा यहाँ दुश्मनों को संभाल लेंगे, आप आर्मर के साथ जाएं। मैं और आर्मर वहां पहुंचे तो वाकई ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे। तड़तड़ फायरिंग की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थीं। त्यारा शिकन तोपें आसमान की तरफ आग बरसा रही थीं। देखते ही देखते एक तैयारा तबाह हो गया। मैं जैसे ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके वहां पहुंचा, कितने ही मुसल्लह अफराद दौड़ते हुए आर्मर के पास आ गए। कहने लगे, यहाँ से फ़ौरन चलो, तुम्हारे लिए खतरा है। वो उसे दोनों तरफ से पकड़कर ज़बरदस्ती दौड़ाते हुए बाहर आए। वहाँ एक फ़ौजी ट्रक खड़ा था, उसमें आर्मर को बिठाया गया। फिर वो ट्रक तेज़ी से दौड़ता हुआ जाने लगा। आर्मर ने पूछा, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक मुसल्लह शख्स ने जवाब दिया, हम तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, तुम हमारे लिए जान से भी ज़्यादा कीमती हो। मैंने उस बोलने वाले शख्स के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हो, मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकोगे। वह फौजी ट्रक गार के धाने के सामने रुक गया। आर्मर को वहां से उतारकर घसीटते हुए दौड़ाते हुए वो लोग गार के अंदर चले गए। ये वही गार था जहां एक बार मरजाना और टार्टर बिल्बा के दरमियान ज़बरदस्त जंग हुई थी, और वह सुबह से शाम तक बल्कि रात गए तक एक दूसरे से लड़ते रहे थे और हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आर्मर के जरिए उस गार को देखकर मुझे मरजाना बहुत याद आई। गार के बाहर तैयारों और तोपों की ऐसी घन गरज थी जैसे एक बड़े मुल्क ने दूसरे बड़े मुल्क पर हवाई हमला किया हो। सिर्फ आधे घंटे में वादी खंडर का नमूना बन गई। वहां बिजली और पानी की सप्लाई का जो जखीरा था वो तबाह कर दिया गया। असले के जखीरों पर बमबारी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा तबाही फैल गई थी। कोई सुपर ताकत या कोई बड़ा मुल्क ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह सब कुछ उनकी तरफ से हुआ है, बल्कि वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या तमाशा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
सुपर मास्टर ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है ये तो मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास ही बता सकती हैं। उन दोनों को कहीं तलब किया जाए और उन्हें एक जगह बिठाकर मालूम किया जाए कि आखिर ये ट्रांसफार्मर मशीन के लिए ऐसी तबाहियां क्यों फैला रही हैं। मास्कमैन ने कहा, वादी काफ हमारी सरहद पर है, वहां बमबारी हो रही है तो हमारे लिए खतरा पैदा हो गया। सुपर मास्टर ने कहा, और मिस्टर अननोन का जजीरा हमारे समुद्री इलाके में है, हमारे लिए भी खतरात बढ़ गई हैं। उस मास्कमैन को कत्ल कर दिया गया था जिससे मेरा दिमागी राब्ता कायम होता था। अब नया मास्कमैन मेरे लिए अजनबी था। उसने जनाब शेख अल फारस तक मेरे लिए पैगाम भेजा था कि हमारे मुल्क फरहद का उसी तरह दोस्त रहेगा जिस तरह साबका मास्कमैन ने दोस्ती कायम रखी थी। जनाब शेख अल फारस ने मास्कमैन के पास जवाबी पैगाम में साबका मास्कमैन की बेवक्त मौत पर ताज़ियत की और नए मास्कमैन को उसके ओहदे पर मुबारकबाद दी और कहा, अगर आप हमसे ताउन करना चाहती हैं तो किसी तरह आर्मर को वादी काफ से निकालकर हमारे पास पहुंचा दें, वो हमारा आदमी है। दूसरी तरफ से इसराइली हुक्काम जोर शोर से एहतजाज कर रहे थे, बड़ी ताकतों से कह रहे थे, शीबा हमारी कौम की बेटी है, उसे जजीरे से रिहाई दिलाकर हमारे पास पहुंचाया जाए। सुपर ताकतें मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास पर दबाव डाल रही थीं, उन्हें धमकियां दे रही थीं और मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास जवाबन कह रहे थे, हमें धमकियां न दी जाएं। अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम शीबा और आर्मर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर अननोन ने कहा, मैं 24 घंटे के अंदर वो ट्रांसफार्मर मशीन हासिल कर सकता था, लेकिन इस कमबख्त सरपास ने मेरे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। वो आर्मर को अगवा करके इस मशीन को 2 हिस्से कराना चाहता है। मिस्टर सरपास ने कहा, यही बात मैं अननोन के खिलाफ कहता हूँ। अगर वो ट्रांसफार्मर मशीन को मुकम्मल हालत में देखना चाहता है तो शीबा को हमारे हवाले कर दे या कोई तीसरी जगह मुकर्रर करे जहां हम शीबा और आर्मर को लेकर आएं और फरहाद वहां अपनी ट्रांसफार्मर मशीन पहुंचा दे। जब तीसरी जगह की बात निकली तो सब सोच में पड़ गए। इस मशीन के लिए तमाम सुपर ताकतें और दूसरे बड़े ममालिक अपने अपने मुल्क में जगह दे सकते थे। मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास को दावत दे सकते थे कि वह शीबा और आर्मर को उनके यहाँ ले आएं और फरहाद मशीन वहां पहुंचा दे, लेकिन वैसी हमाकत करना नहीं चाहते थे। शीबा और आर्मर जिस मुल्क में भी पहुंचाए जाते, मैं उनसे उनकी रिहाई का मुतालबा कर सकता था और उन्हें मेरे मुतालबात तस्लीम करना पड़ते। अगर वह हमारे दोनों साथियों को यरगमाल बनाकर मशीन का मुतालबा करते तो ये मुतालबा उन्हें बहुत महंगा पड़ता। इसीलिए मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास जैसे 2 अजनबी हमारे सामने आए थे। इनकी पुश्त पर यकीनन बड़े बड़े ममालिक होंगे, लेकिन हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते थे। इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था। आखिर सुपर मास्टर ने कहा, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, वो ट्रांसफार्मर मशीन इस वक्त मेरे मुल्क के एक शहर में है। उसे किसी दूसरी जगह ले जाना मुनासिब नहीं है, बल्कि शीबा और आर्मर को यहाँ पहुँचा दिया जाए और फरहाद से समझौता किया जाए कि वह मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास के एक एक आदमी के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल करे। इसी तरह हम बड़े ममालिक के लिए भी एक एक टेलीपैथी जानने वाला इस मशीन के जरिए पैदा करें। इसके बाद हम शीबा, आर्मर और इस मशीन को फरहाद के हवाले कर देंगे। कोई इस तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। सभी शुबा जाहिर कर रहे थे। जिस दिन शीबा और आर्मर सुपर मास्टर के मुल्क पहुंचेंगे, वो अपने वादे से फिर जाएगा, फरहाद से गठजोड़ करेगा, अपने मुल्क के लिए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करेगा और शायद वो मशीन फिर फरहाद के हवाले कर देगा। कोई भी मुल्क हो, वो मशीन मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाता। कोई मेरे हाथों नुकसान उठाने की हमाकत न करता। इन हालात में यही बात समझ में आ रही थी कि तीसरी जगह कोई ना हो। मिस्टर सरपास और मिस्टर अननोन आपस में समझौता करें। शीबा और आर्मर को एक जगह या तो जजीरे में रखें या वादी काफ में रखा जाए और वहीं मशीन मंगवाई जाए। जब तक वो दोनों किसी माकूल फैसले पर मुत्तफिक नहीं होंगे, उस वक्त तक वो एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। उन्हें आइंदा ऐसे ज़बरदस्त हमलों से रोकने के लिए सुपर मास्टर ने अपने जंगी बहरी बेड़े उस जजीरे के अतराफ पहुंचा दिए थे। मास्कमैन अपनी सरहद की हिफाजत की खातिर वादी काफ के चारों तरफ मुहासरा कर रहा था। दोनों सुपर ताकतों के मुहासरे के बाद यह खतरा टल गया था कि आइंदा मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास एक दूसरे पर हमले कर सकेंगे। वैसे उनके दरमियान जुबानी जंग जारी थी। मिस्टर अननोन इल्ज़ाम दे रहा था कि जो गुरीले रात की तारीकी में उतारे गए थे उनमें से कई जिंदा हैं और उससे जजीरे में छुपे हुए हैं, उसके आदमियों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह मिस्टर सरपास भी इल्ज़ाम दे रहा था कि मिस्टर अननोन के भी गुरीले उसकी वादी में घुस आए हैं। उनकी शिनाख्त करना मुश्किल है क्योंकि फरहाद और उसके साथी टेलीपैथी के जरिए उन गुरीलों की कामयाबी से छुपने में मदद कर रहे हैं। मैंने कहा, यह तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। आइंदा किसी सबूत के बगैर मुझ पर कोई इल्ज़ाम आयद न करना। मैं अपने साथियों की रिहाई चाहता हूँ। जल्द से जल्द फैसला करो। मैं कहीं भी वो मशीन पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। 2 सुपर ताकतों के मुदाखलत के बाद अब वादी काफ और जजीरे पर हवाई हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर गोरीला जंग जारी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। शीबा और आमना को अगवा हुए तकरीबन 6 माह हो चुके थे। उनके किसी एक फैसले पर मुत्तफिक होने तक हम बज़ाहिर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनसे शीबा और आर्मर का तकाजा कर रहे थे। जितनी देर हो रही थी उतना ही हमें फ़ायदा पहुंच रहा था। जजीरे और वादी काफ में उनके आदमी मरते जा रहे थे और उन्हें दिन रात कोई ना कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था।
हमने इब्तदा में जिन गोरिल्लों को ट्रैप किया था वो इस दौरान या के बाद दीगरे मर चुके थे। उनकी जगह हमने नए लोगों को ट्रैप किया था। वो इसी जजीरे से ताल्लुक़ रखते थे। मिस्टर अननोन के आदमी थे, सांस रोकना जानते थे, लेकिन मुकाबले में जख्मी होने के बाद वो हमारी ख्याल ख्वानी का रास्ता नहीं रोक सकते थे। ऐसे में उन्हें अपना मुती और फर्मा बरदार बना लेना कोई मुश्किल ना था। आखिरी चक्कर कब तक चल सकता था, दुश्मन कब तक नकाब ओढ़कर रह सकते थे। अचानक एक दिन एक सुपर ताकत का भेद खुल गया। मैं और आर्मर ख्याल ख्वानी के जरिए वादी काफ में मसरूफ रहते थे। वहां हमने 4 मुसल्लह अफराद को अपने काबू में किया हुआ था। वो चारों मिस्टर सरपास के खास आदमी थे। सरपास उन पर शुबा नहीं कर सकता था और वही लोग हमारी ख्याल ख्वानी की जद में आकर छुप छुप कर हमले करते थे। आर्मर को उस गार से निकालकर फिर उसकी पहली रहायशगाह में पहुंचा दिया गया था। एक बात मेरे दिमाग में खटक रही थी कि आर्मर को जब गार में ले जाया गया तो उसे गार के अंदरूनी हिस्से तक क्यों नहीं जाने दिया गया। वहां जरूर कोई खास बात है। हमने चारों आदमियों को ट्रैप करने के बाद उसी गार में भेजा। अगरचे वो चारों मिस्टर सरपास के खास आदमी थे, लेकिन गार के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते ही उनका रास्ता भी रोक दिया गया। रास्ता रोकने वालों से जबरदस्त मुकाबला हुआ। हमारे 2 ट्रैप के हुए आदमी मारे गए, 2 बच गए। उन्होंने मुकाबला करने वालों को खत्म किया, फिर दौड़ते हुए अंदरूनी हिस्से में गए। किसी ने दूर ही से ललकार कर कहा, हॉल्ट। वो रुक गए। कोई कह रहा था, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो पांव तले बिछी हुई बारूदी सुनोगे फट जाएगी। उनमें से एक ने कहा, हम मिस्टर सरपास के आदमी हैं, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से पूछा गया, अगर सरपास के आदमी हो तो यह फायरिंग कैसी थी? मेरे मामूल ने जवाब दिया, कुछ लोग फायरिंग करते हुए आए थे, यकीनन उन्हें ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किया गया होगा। हमने आने वालों को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम तन्हा हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। हथियार फेंककर दोनों हाथ उठाकर चले आओ, लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले कोड वर्ड्स दोहराओ। उसने कोड वर्ड्स दोहराई, फिर दोनों हाथ उठाकर बढ़ता हुआ गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग पर आर्मर कब्जा जमाए हुए था। मैं उसके साथी के दिमाग में था। वह दबे कदमों पीछे चला रहा था, यानी आर्मर के कब्जे में रहने वाला खाली हाथ था और मेरे काबू में रहने वाला हाथ में गन लिए बिल्कुल मुस्ताद। मैं चाहता तो उस बोलने वाले के दिमाग में पहुंच सकता था, लेकिन इस तरह बात बिगड़ जाती। वो बोलने वाला सांस रोकने में महारत रखता होगा। दोनों हाथ उठाकर आगे जाने वाला गार के एक मोड़ पर पहुंचा। फिर जैसे ही वो मोड़ को क्रॉस करना चाहता था, वैसे ही तड़ातड़ फायरिंग हुई। वो गोलियों की जद में आकर उछल कर गिरा, लेकिन पीछे आने वाले ने अपनी गन से फायरिंग की। गोलियां चलाते वक्त गार के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा। दूसरी तरफ से किसी की चीख सुनाई दी। उसी वक्त मैंने कहा, खुल जा सिम सिम, और उस पुरस्कार शख्स के दिमाग का दरवाजा खुल गया। बड़ी दूर से चालें चली गई थीं। कोई 6 माह से आर्मर को मिस्टर सरपास ने अपना कैदी बनाया था। 6 माह पहले वो मास्कमैन का कैदी था। एक तवील अरसे तक उसे कैदी बनाए रखने के बाद यकीन हो गया था कि आर्मर से उस वक्त तक कोई फायदा उठाया नहीं जा सकता जब तक कि उसके जरिए फरहाद को कमजोर न बनाया जाए। मास्कमैन मेरा अच्छा दोस्त रहा था। वो मुझे धमकी नहीं दे सकता था कि मैं मशीन उसके हवाले ना करूंगा तो वो आर्मर को सजाए मौत देगा। एक तो वह मेरा दोस्त था, दूसरे उसके पीछे बैठे हुए दूसरे आला हुक्काम हमारी ख्याल ख्वानी से खौफजदा थे, हमारे हाथों नुकसान नहीं उठाना चाहते थे। तब उन्होंने दूसरी चाल चली। मेरे बेहतरीन दोस्त साबका मास्कमैन को गोली मार दी, यानी एक मशीन की खातिर उन्होंने अपने ही मुल्क के सबसे ज़हीन, मेहनती और वफादार शख्स को हलाक कर दिया। वहां से आर्मर को अगवा करने का ड्रामा किया गया। हमें यह तासुर दिया गया कि अनजाने लोग हमला कर रहे हैं, उन्होंने मास्कमैन को कत्ल किया है और वो आर्मर को ले जा रही हैं। इस सारे ड्रामे के पीछे नए मास्कमैन का हाथ था। उसने मास्कमैन का ओहदा संभालने से पहले अपने तौर पर कारनामे अंजाम देने के लिए नए लोगों की एक तंजीम बनाई थी, जिनके मुतल्लिक साबका मास्कमैन बेचारा कुछ नहीं जानता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसके मुल्क के हुक्काम ट्रांसफॉर्मर मशीन तक पहुंचने के लिए उसे मौत के मुंह में धकेलने वाली हैं। मेजर अब्राहम वास्कुनोफ नए मास्कमैन का दस्ते रास्त था। वो फौज में रह चुका था, अपनी जान जोखों में डालकर मुल्क के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता रहा था। इस ड्रामे को प्ले करने के लिए उसे मुकर्रर किया गया। उसी ने इस इलाके पर हमला किया जहां आर्मर को कैद किया गया था, जहां से वो आर्मर को अगवा करके वादी काफ में ले आया और अपने नुमाइंदे के तौर पर किसी मिस्टर सरपास के सामने रखा, ताकि कभी मुझसे राब्ता हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा सरपास तक पहुंच सकूं, उसके पीछे छुपे हुए लोगों तक ना पहुंच पाऊं। जुराइम की दुनिया में हर शख्स को कामयाबी से छुपकर रहने की खुशफहमी रहती है। अब छुपने का सिलसिला यूं है कि मास्कमैन ने खुद को छुपाने के लिए अपने दस्ते रास्त मेजर अब्राहम वास्कुनोफ को आगे बढ़ाया। मेजर अब्राहम वास्कुनोफ ने खुद को छुपाने के लिए मिस्टर सरपास को अपने आगे किया। मिस्टर सरपास ने खुद को छुपाने के लिए एक और नुमाइंदा मुकर्रर किया। मैं उसके दिमाग में जाकर आर्मर की रिहाई का मुतालबा किया करता था और सरपास के जरिए मुझे जवाब दिया करता था। बहरहाल अब तिलिस्म टूट चुका था। गार के अंदरूनी हिस्से में जिस पुरस्कार शख्स को गोली लगी उसका नाम मेजर अब्राहम वास्कुनोफ था। वो तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था। एक गोली उसके शाने को तोड़ती हुई गुजर गई थी, दूसरी गोली ने उसके कदम उखाड़ दिए थे और वह जमीन पर गिर पड़ा था।
अब उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। वो कराह रहा था और गुस्से में गालियां दे रहा था। अक्सर लोगों को गुस्से में गालियां बकने की आदत होती है। जो लोग गालियां नहीं बकते वो शदीद तकलीफ में मुब्तला होकर कुछ ना कुछ ज़रूर बुड़बुड़ाते हैं। मैं उसके दिमाग में देर तक खामोश बैठा रहा और दूर तक मालूमात हासिल करता रहा। वो तकलीफ से तड़प रहा था और सोच रहा था, क्या यह फरहाद अली तैमूर की साजिश है? क्या वो इस तरह मेरे दिमाग तक पहुंच रहा है? क्या वो पहुंच रहा है? वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से करवट लेकर दूर एक ट्रांसमीटर की तरफ देखने लगा। वो मास्क मैन तक रिपोर्ट पहुंचाना चाहता था। मैंने उसके दिमाग से रिपोर्ट पहुंचाने का तरीक़ाकार भी मालूम कर लिया। वो मास्क मैन के ऑपरेशन रूम के एक इंचार्ज से राब्ता कायम करता था। उससे जो कुछ कहता वो इंचार्ज कंप्यूटर के जरिए मास्क मैन को तमाम रिपोर्ट पहुंचाता। वो ज़मीन पर औंधा हो गया। एक शाना बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो दूसरे शाने और बाजू की मदद से घसीटने लगा, ट्रांसमीटर की तरफ जाने लगा। मैंने भी उसके दिमाग में रहकर अपनी तरफ से तवानाई पैदा करने की कोशिश की। उसे वहां तक पहुंचाना मेरे लिए भी ज़रूरी था। वह ज़मीन पर घसीटने के दौरान खुद को यकीन दिला रहा था कि उसके दिमाग में कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं, उसे गोली मारने वाला यकीनन मिस्टर अननोन का कोई आदमी है जो गार के इस हिस्से तक घुस आया है। आखिर वो इस ट्रांसमीटर तक किसी तरह पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से उठकर एक ऊंची जगह बैठकर ट्रांसमीटर ऑपरेट करने लगा। थोड़ी देर बाद ही राब्ता कायम हो गया। उसने हेलो हेलो कहकर कोड वर्ड्स दोहराए। दूसरी तरफ से भी कोड वर्ड्स का तबादला हुआ। फिर उसने कहा, मैं मेजर अब्राहम वास्कुनोफ बोल रहा हूँ, बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या फिर वादी पर हमला किया गया है? नहीं, मेरा ख्याल है मिस्टर अननोन के गुरीला जवान किसी तरह इस गार में घुस आए हैं। मैंने सिर्फ 2 मुसल्लह जवानों को देखा है। एक को मैंने गोली मार दी, दूसरे ने मुझे जख्मी कर दिया। और वह दूसरा कहाँ है? मुझे अभी तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी और ना ही वो दोबारा हमला करने के लिए मेरी तरफ आया है। इसका मतलब है वो भी मेरी गोली का निशाना बन चुका है। दूसरी तरफ से परेशान होकर कहा गया, मेजर, तुमने हमें उलझन में डाल दिया है। क्या यह फरहाद की शरारत नहीं हो सकती? मैं बहुत देर से जख्मी हूँ। मुझे अभी तक किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने नहीं छेड़ा। क्या तुम्हें मालूम है कि ख्याल ख्वानी करने वाले बोलकर नहीं आते? मेजर ने गुस्से और तकलीफ से तड़प कर कहा, तुम मुझे फरहाद से खौफजदा न करो। मैं फ़ौज का आदमी हूँ, मुझे योगा में महारत हासिल है। मैं फरहाद को अपने दिमाग से धक्के देकर निकाल सकता हूँ। क्या इस हालत में तुम सांस रोक सकते हो? पराई सोच की लहर को महसूस कर सकते हो? मैं इस हाल में बहुत दूर से घसीटता हुआ ट्रांसमीटर तक आया हूँ। अभी तक तिब्बी इमदाद के बगैर सांस ले रहा हूँ। तुमसे राब्ता ख़त्म करने के बाद गार से बाहर जाने का भी हौसला रखता हूँ। मेजर, ज़्यादा दिलेरी न दिखाओ, वहीं आराम करो। मेरी बात सरपार से राब्ता कायम करो, वो तुम्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाएगा, दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। मैं उस दूसरे शख्स के दिमाग में पहुँच गया। वो परेशान होकर सोच रहा था, क्या मेजर पर भरोसा किया जाए? क्या वो जख्मी होने के बाद भी ख्याल ख्वानी करने वाले को महसूस कर लेगा? जबकि ये मुमकिन नहीं। हमने तो यही सुना है कि फरहाद और उसके साथी किसी भी योगा के माहिर को जख्मी करने के बाद उसके दिमाग में आसानी से पहुंच जाते हैं। वो टहलता हुआ कंप्यूटर के पास आया, सोचने लगा, अगर फरहाद मेजर के दिमाग में पहुंच चुका है तो अब कोई राज नहीं रहा। उसने मालूम कर लिया होगा कि आर्मर को अगवा करने और उसके जरिए फरहाद को कमज़ोर बनाने का मंसूबा बनाने वाला और उस पर अमल करने वाला मास्क मैन है। वह कंप्यूटर खास तौर पर मास्क मैन के लिए मखसूस था। उसके एक बटन को दबाने से दूसरी तरफ मास्क मैन को इशारा मौसूल होता और वो मॉनिटर टीवी के सामने बैठकर दूसरी तरफ से अरसाल की जाने वाली रिपोर्ट को पढ़ता रहता। वह शख्स कंप्यूटर के सामने बैठ गया, अपने तौर पर रिपोर्ट देना चाहता था। ऐसे ही वक्त मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। मैंने उसके जरिए कंप्यूटर को अपनी तरफ से रिपोर्ट फीड की और मास्क मैन को मुखातिब किया। हेलो मास्क मैन, मैं फरहाद अली तैमूर तुम्हें मुखातिब कर रहा हूँ। तुम्हारा मेजर अब्राहम वास्कुनोफ जख्मी हो चुका है। तुम्हारे ऑपरेशन रूम के इंचार्ज को मैंने ख्याल ख्वानी की गिरफ्त मिली है और उसके जरिए अल्फाज तुम तक पहुंचा रहा हूँ। इस वक्त रसमंदी तुम्हारी सबसे बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज साइंसदान के दिमाग में मौजूद है। शीबा ने तुम्हारे खुफिया मिसाइल के अड्डों को ख्याल ख्वानी के जरिए संभाल रखा है। तुम्हारी फौज के फील्ड मार्शल का दिमाग आर्मर की मुट्ठी में है और मैं तुम्हारे इंचार्ज को छोड़ने के बाद यूरेनियम के सबसे बड़े जखीरे तक पहुंच जाऊंगा। मास्क मैन, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जहां जहां हमने ख्याल ख्वानी के जरिए अपना कब्जा जमा रखा है वहां खतरे का सिग्नल ना देना, क्योंकि सिग्नल मिलते ही वहां के तमाम इंचार्ज के जरिए पता चल जाएगा और इसके साथ ही जो तबाही फैलेगी उसके नतीजे में तुम सुपर पावर तो नहीं रहोगे, अलबत्ता सड़क के भिखारी बन जाओगे और दूसरे ममालिक से हाथ फैलाकर एड मांगते फिरोगे। अब अपनी घड़ी देखो, इस वक्त मेरी घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। अगर 1 घंटे के अंदर यानी 8 बजे से पहले आर्मर को बखैरियत बाबा साहब के दायरे में ना पहुंचाया गया तो हम चारों तमाम अहम मराकज़ में टेलीपैथी का स्विच ऑन कर देंगे। 1 घंटा, याद रखो, सिर्फ 1 घंटा। इसके बाद तुम्हारे पूरे मुल्क में क़यामत आने वाली है। मेरी इस तजवीज़ पर बड़ी एहतियात से अमल करो। आर्मर को बहुत राजदारी से बाबा साहब के दायरे में पहुंचाओ और वादी काफ में एक डम्मी आर्मर को रखो।
मिस्टर अननाउन को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा पोल खुल चुका है और आर्मर वादी से जा चुका है। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बाकी 1 घंटे बाद, दैट्स ऑल। मैंने इंचार्ज के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। रसवंती शिबा और आर्मर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम सब जनाब शेख साहब के पास पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद ही हम सब जनाब शेख अल फारिस के दिमाग में थे। मैं उन्हें मौजूदा कामयाबी के मुतालिक मुख्तसर तौर पर बता रहा था। फिर मैंने कहा, अभी तो मैंने उन्हें धमकी दी है, लेकिन अब आप हमें उन लोगों की आवाज़ें सुनाई ताकि रसवंती, शिबा और आर्मर अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रह सकें। तमाम बड़े बड़े ममालिक के राज सिर्फ उसी वक्त तक राज रह सकते हैं जब तक कोई उन राजों के दिमाग तक ना पहुंचे। अब जितने भी फौजी जनरल, कर्नल और खुफिया सियासी लेबॉर्ट्री के साइंसदान वगैरह हैं और जितने खतरनाक मिसाइलों और एटम बम के ज़खीरों के इंचार्ज हैं, वह सब गोशा नशीन इख्तियार नहीं कर सकते। उन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी सोसाइटी में रहना पड़ता है। किसी न किसी तौर पर लोगों से ताल्लुकात रहते हैं। हम तवील अरसे से ख्याल ख्वानी करते आ रही हैं और एक अरसे से ऐसे लोगों का मुहासबा करते आ रही हैं और उनके दिमागों में पहुंचते रहती हैं। चूंकि हर एक के लब लहजे को याद नहीं रखा जा सकता, इसलिए हर एक के दिमाग में पहुंचने के बाद उनकी आवाज़ और लब लहजे को रिकॉर्ड कर लेती हैं। ये तमाम रिकॉर्ड बाबा साहब के इदारे में मौजूद है। जनाब शेख अल फारिस हमारी मतलूबा आवाज़ों और लब लहजे को सुनाने लगे। रसवंती ने साइंस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज साइंसदान की आवाज़ सुनी और उसके दिमाग में पहुंच गई। शिबा ने मिसाइलों के अड्डे तक रसाई हासिल कर ली। आर्मर ने फील्ड मार्शल की आवाज़ और लब लहजा सुना और उसके दिमाग में पहुंच गया। उसी वक्त मुझे यूरेनियम के ज़खीरे तक पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। जनाब शेख साहब ने फ्रांस के हुकाम से खुफिया तौर पर राब्ता कायम किया और उन्हें बताया कि 1 घंटे के अंदर आर्मर को वादी काफ से यहाँ पहुँचाया जाएगा। इस सिलसिले में राजदारी बहुत ज़रूरी है। वहाँ के आला हुकाम ने यकीन दिलाया। हम खुफिया इंतजाम कर रहे हैं। पेरिस के एयरपोर्ट से बाबा साहब के इदारे तक ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि किसी को शुबा नहीं होगा और मिस्टर आर्मर बखैरियत आप तक पहुँच जाएंगे। मैंने 1 घंटे की मोहलत दी थी। मास्क मैन ने आधे घंटे के अंदर ही आर्मर को वादी काफ से रवाना करने के इंतजाम कर दिए। आर्मर के चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली की गई ताकि वो पहचाना ना जा सके। जब वो वहाँ से तैयारी में रवाना हुआ तो मैंने उसी ऑपरेशन रूम के इंचार्ज के जरिए फिर मास्क मैन को मुखातिब किया, हेलो मास्क मैन, मिस्टर आर्मर की रवानगी हो गई। अब उसकी डमी के लिए क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मॉनिटर टीवी पर जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जवाब मौसूल हुआ, हमारे पास आर्मर की तस्वीर हैं। जब उसका मेकअप मुकम्मल हो जाएगा तो उसे आर्मर का लब लहजा आप ही सिखा सकते हैं। जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। मुझे आर्मर के पेरिस तक पहुँचने का इंतज़ार है। जब वो बखैरियत बाबा साहब के इदारे में पहुँच जाएगा तो मैं तुमसे रब्ता कायम करूँगा। मैं बात ख़त्म करना चाहता था, कंप्यूटर से इशारा मौसूल हुआ, अभी बात ख़त्म ना की जाए। फिर टीवी स्क्रीन के जरिए मास्क मैन ने कहा, मिस्टर फरहाद, हम जानते हैं कि टेलीपैथी जानने वालों के लिए कहीं भी पहुंच जाना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया का हर मुल्क आप लोगों से खौफजदा है, लेकिन ये बात भी शुबा पैदा करती है कि शायद ये महज धमकी हो। देखिए, आपने जितनी धमकियां दी हैं मैंने इसके जवाब में शुबा जाहिर नहीं किया बल्कि आपके हुक्म की तामील की। आर्मर को यहाँ से रवाना कर दिया। अब मैं अपने इत्मीनान के लिए मालूम करना चाहता हूँ कि अब वाकई आप हमारे तमाम अहम मराकज़ तक पहुँच चुके हैं। मैंने जवाब दिया, मास्क मैन, मैं अभी सबूत पेश करता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी और खुफिया साइंस लेबॉर्ट्री का इंचार्ज साइंसदान बाएं कान की तकलीफ में मुब्तला है। तुम अभी फ़ोन के जरिए मालूम करो। तुम्हारी फ़ौज का फील्ड मार्शल इस वक्त बाथरूम में है। जहाँ मिसाइल को स्टोर किया गया है वहाँ कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं, लेकिन जहाँ एटम बम स्टोर किए गए हैं वहाँ के एयर कंडीशनर में पिछली रात से कुछ खराबी पैदा हो गई है। बेचारे इंचार्ज को हर घंटा आधा घंटा बाद अंडरग्राउंड स्टोर का टेम्परेचर चेक करना पड़ रहा है। जिस अंडरग्राउंड हॉल में यूरेनियम का ज़खीरा किया गया है वहाँ जाने के तुआहनी दरवाजे हैं। वो दरवाजे नंबरों से खुलते हैं, उनके नंबर नोट करो। मैंने वो नंबर भी बता दिए। मास्क मैन की तरफ से जवाब मौसूल हुआ, प्लीज़ 1 मिनट इंतज़ार करें, मैं अभी आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मैंने 1 मिनट इंतज़ार किया। इस दौरान उसने अपने ज़रा इस्तेमाल करते हुए मेरी फराहम की हुई मालूमात की तस्दीक की। वाकई एक साइंसदान के बाएं कान में तकलीफ थी। फील्ड मार्शल उस वक्त बाथरूम में था। एटम बम के अंडरग्राउंड स्टोर में टेम्परेचर चेक किया जा रहा था और यूरेनियम के ज़खायर तक पहुँचने के लिए जिन आहनी दरवाज़ों को खोलने के लिए मखसूस नंबर इस्तेमाल किए जाते थे वो मेरे बताए हुए नंबर थे। 1 मिनट बाद ही मॉनिटर टीवी से मास्क मैन की तहरीर उभरी, मिस्टर फरहाद, आप मुझे नहीं देख रहे हैं लेकिन मैं पसीना पहुँच रहा हूँ। वाकई आप टेलीपैथी जानने वाले तमाम लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आइंदा हमसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिसके बायस आप तैश में आ जाएं या हमारे दुश्मन बन जाएं। मैंने कहा, हमारा आदमी हमें वापस मिल गया, इसलिए हम दुश्मनी नहीं करेंगे। तुम्हारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त भी नहीं रहेंगे। साबका मास्क मैन के साथ हमारी दोस्ती का दौर भी ख़त्म हो चुका है। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। 2 घंटे बाद आर्मर बखैरियत बाबा साहब के दायरे में पहुंच गया। जनाब शेख अल फारिस, सोनिया, रसवंती और पोमी ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। सोनिया ने कहा, मिस्टर आर्मर, हमने जो को आपकी आमद के मुतल्लिक नहीं बताया है। अगर ये बता देते तो वो पगली पूरे इदारे को सर पर उठा लेती।
बार बार सवालात करती फिरती कि कब आ रही हैं, किस जहाज से आ रही हैं, अब तक क्यों नहीं आई हैं। मैं पारस के साथ जाऊंगी और पायलट को गोली मार दूंगी। ये बातें सुनकर सब हंसने लगे। रसवंती ने कहा, आप मेकअप उतार लें, फिर हम जोजो के पास ले चलते हैं। एक बड़े से कमरे में पारस अव्वल और पारस दोम एक दूसरे के मुकाबले पैंतरे बदल रहे थे और एक दूसरे को घुराती हुई नजरों से देख रहे थे। वारसुरो की तरफ फासले पर खड़ा हुआ कह रहा था, शाबाश, इसी तरह देखते रहो और मौके की ताक में रहो। अगर किसी की नजर चूक जाए तो दूसरे का हमला कामयाब हो जाएगा। वो दोनों जैसे शेर के बच्चे थे, अपने शिकार पर से नजरें हटाना नहीं चाहते थे। अचानक पारस अव्वल ने घूमकर हमला किया, लेकिन पारस दोम खुद को बचाकर दूसरी तरफ निकल गया। जो चलकर खड़ी हो गई। गुस्से से पारस दोम को घूंसा दिखाते हुए बोली, तुम मेरे पारस के हमले से क्यों बचते हो? क्या थोड़ी सी मार नहीं खा सकते? पारस अव्वल ने कनखियों से जोजो को देखा। बस यही नजर हटाना उसकी गलती थी। पारस दोम ने पैंतरा बदलकर उसके मुंह पर किक मारी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया, फिर संभल गया। उसकी बातों से खून रिसने लगा था। जो देखते ही तड़प गई। दोनों के दरमियान आकर दोनों मुट्ठियां भींचकर पारस दोम से बोली, शर्म नहीं आती? मेरे पारस को लात मारता है। क्या नेक बच्चे इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते हैं? वाटसुरोकी हंसने लगा। पारस अव्वल ने जोजो का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम इसी तरह बोलती रही तो मैं मार खाता रहूंगा। अरे पगली, वो दुश्मन नहीं, मेरा अपना भाई है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़ना सीख रहे हैं और लड़ने के दौरान चोटें आती ही हैं। जोजो ने पांव पटक कर कहा, नहीं, तुम अब इसके मुंह पर ठोकर मारो, इसके मुंह से खून निकालो। अगर दोनों भाई हैं, दुश्मन नहीं है, तो दोनों के मुंह पर बराबर की ठोकर लगना चाहिए, दोनों के मुंह से खून निकलना चाहिए। पारस अव्वल ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि हिसाब बराबर हो तो खुदा के लिए खामोश रहो। मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हें टेप दिया था, वो कहाँ है? जोजो ने अपनी जेब से छोटी सी टेप रील निकाल कर कहा, ये है। पारस ने उसे लिया, उसमें से टेप का छोटा सा टुकड़ा निकाला, फिर उसे जोजो के मुंह पर चिपका दिया। फिर कहा, मैं हुक्म देता हूँ, जब तक ये टेप ना निकालूं तुम अपने हाथ से ना निकालना। अब वह मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी, हाँ के अंदाज में सर हिलाकर रह गई। मास्टर वाटसुरोकी ने कहा, बेटे पारस, ये मुनासिब नहीं है। मैं जोजो को इसलिए आने देता हूँ कि ये कुछ ना कुछ बोलती रही और तुम में से किसी न किसी का ध्यान बढ़ता रहे। पारस दोम ने हंसते हुए कहा, अंकल मास्टर, ये पगली मेरा ध्यान नहीं बटा सकेगी। पारस अव्वल ने कहा, मैं दुनिया की सारी आवाज़ों से बहर हो सकता हूँ, लेकिन इसकी एक आह सुनकर चौंक जाता हूँ। ये पगली मुझे भी पागल बना देती है। फिर उसने पारस दोम से कहा, आओ छोटे भाई, इस बार देखें कौन किस पर कामयाब हमला करता है। वो दोनों फिर पैंतरे बदलने लगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर हमले करने लगे, लेकिन दोनों ही हाजिर दिमाग और फुर्तीले थे। ऐसा लगता था जैसे आंखों में झांक कर इरादा पढ़ लेती हूँ कि अब मुकाबिल किस अंदाज में हमला करेगा, और ये सब कुछ वाटसुरोकी का सिखाया हुआ था। पारस दोम पैंतरा बदलने के दौरान जोजो के जरा करीब से गुजरा तो उसने जोर से ऊँ की आवाज़ निकाली। पारस दोम की नज़र जरा सी बहक गई। बस इतनी सी देर में मुंह पर कराटे का एक हाथ पड़ा। वह लड़खड़ा कर जरा पीछे हट गया तो पारस अव्वल ने घूमकर एक लात मारी। जोजो खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। उसके बंद होंठों से ऊँ की आवाज़ निकल रही थी, जैसे वो तारीफें कर रही हो। ऐसे ही वक्त वह चौंक गई। उसे अपने भाई आर्मर की आवाज़ सुनाई दी। उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा। सचमुच भाई आर्मर खड़ा हुआ था। उसके आसपास सोनिया, रसवंती, पोमी और जनाब शेख अल्फारस मौजूद थे। आर्मर ने मोहब्बत से दोनों बाजू फैला दिए और उसकी तरफ पढ़ने लगा। वह इतने अरसे बाद बाप जैसे भाई को देखकर तड़प गई। उसके मुंह से अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थीं। वह भाई से मुलाकात की खुशी में बंद होठों के पीछे बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी बोली कोई नहीं समझ रहा था। रसवंती ने हंसते हुए कहा, ये इसी तरह ऊँ करती रहेगी, लेकिन अपने मुंह पर से टेप नहीं हटाएगी। आर्मर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने भाई से मिलने की खुशी में भूल गई है, लो मैं हटाई देता हूँ। आर्मर ने टेप हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह तड़प कर उसे अलग हो गई, इनकार में सर हिलाने लगी। भाई ने हैरानी से पूछा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे होंठ खुल जाएं, तुम आज़ादी से बोल सको? वह इनकार में सर हिलाते हुए एक कदम और पीछे हट गई। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, ना अपने हाथ से मुंह खोलेगी, ना किसी को खोलने देगी। आर्मर ने हैरानी से पूछा, आखिर बात क्या है? रसवंती ने कहा, अभी हम बाहर से इनकी हरकतें देख रहे थे और बातें सुन रहे थे। आपको याद होगा, अभी मेरे बेटे पारस अव्वल ने इसके मुंह पर टेप चिपकाते हुए कहा था कि ये अपने हाथ से टेप अलग ना करे, वो खुद इसे हटाएगा। और अब तो वाकई क़यामत भी आ जाए तब भी ये लड़की किसी को टेप हटाने नहीं देगी, इसी तरह गूंगी बनी रहेगी। पारस अव्वल ने करीब आकर जोजो के शाने को थपकते हुए कहा, क्यों मुझे बदनाम कर रही हो, ये टेप हटा लो। वह इनकार में सर हिलाने लगी। आखिर पारस ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से टेप हटा दिया। वह खुशी से चीख मारकर अपने भाई की तरफ पलट गई। ओ भाई आर्मर, ये तुम हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने अरसे बाद मैं अपने भाई को, अपने बाप को देख रही हूँ। ये कहते हुए वो एक बार फिर भाई से लिपट गई। आर्मर ने उसको प्यार से थपकते हुए कहा, मैंने सुना था तुम पारस अव्वल को बहुत चाहती हो, अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये चाहत से भी कुछ ज्यादा ही है। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने कहा, आर्मर तुम्हें कितनी खुशी हासिल हो रही है? भाई फरहाद, कुछ ना पूछो, ऐसा लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। तुम्हें नई जिंदगी और अपनी बहन जोजो मुबारक हो। बहन की पाकीज़ा मोहब्बत के हवाले से अपनी ज़िंदगी को भी किसी कदर पाकीज़ा बनाओ, शराब का तसव्वुर तक न करो। जब भी पीने के लिए दिल मचलने लगे तो मेरी हदायत पर अमल करो।
शमा रोशन करके बैठ जाओ या मुराकबे में रहने की कोशिश करो। खुदा ने चाहा तो तमाम बुराइयां रफ्ता रफ्ता दूर हो जाएंगी। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ। फिर मैंने उसे ऑपरेशन रूम के इंचार्ज के जरिए मास्कमैन को मुखातिब किया। कंप्यूटर के जरिए कहा, शुक्रिया मास्कमैन, आर्मर बखैरियत बाबा साहब के दायरे में पहुंच गया है। मास्कमैन ने कहा, फरहाद साहब, आप पिछली बार बहुत गुस्से में गए थे, मुझे याद नहीं है। आपने कहा था अब हमसे दोस्ती नहीं हो सकती, प्लीज़ आप तैश में ना आए। जो गलती हो चुकी है हम आइंदा उसकी तलाफी करते रहेंगे, हर तरह आपके काम आएंगे। आप हमें खिदमत का मौका दें, हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। ये बात की बातें हैं, अभी डमी आर्मर के मुतालिक बताओ। हमने डमी को वादी काफ में पहुंचा दिया है। आप मिस्टर सरपास के जरिए उस डमी की आवाज़ सुन सकते हैं और उसे अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल तो तुम ही लोग करोगे, सिर्फ मंसूबा मेरा होगा। आप क्या चाहती हैं? अपने सरपास को हुक्म दो वो मिस्टर अननोन से समझौता करे, इस पर राजी हो जाए कि वो आर्मर को लेकर खुद जजीरे में आ रहा है। मैं आपका ये हुक्म अभी सरपास तक पहुंचा देता हूँ। वैसे मैंने कह दिया वो आपके लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखेगा और आपके हर हुक्म की तामील करेगा। बाय द वे, एक बात पूछना चाहता हूँ। ज़रूर पूछो। क्या आप मिस्टर अननोन की भी हकीकत मालूम कर चुकी हैं? आखिर वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भी तुम्हारे ही जैसे बड़े मुल्क वालों के लिए काम कर रहा होगा। मैं जल्दी उसके पीछे छुपी हुई बड़ी ताकतों का बेनकाब कर दूंगा। मेरे मंसूबे के मुताबिक मिस्टर सरपास और मिस्टर अननोन के दरमियान मुज़ाकरात होने लगे। मिस्टर अननोन के नुमाइंदे ने अमेरिका में मुझसे रब्ता कायम करते हुए कहा, फरहाद साहब, दो पार्टियों के दरमियान समझौता हो रहा है। मिस्टर आर्मर को जजीरे में लाया जाएगा। आपके दोनों साथी यानी आर्मर और शीबा वहाँ मौजूद रहेंगे। आप मशीन ले जाने के इंतजाम करें, बल्कि हम पर इंतजाम की जिम्मेदारी डाल दें तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। मैं बड़े बड़े ज़राए का मालिक हूँ, मशीन को किसी न किसी तरह जजीरे तक पहुँचा दूंगा। तुम्हें जहमत नहीं होगी। मैं अपना जूता खुद पहनता हूँ, खुद उतारता हूँ। तुम्हें मेरे पीछे जासूस बनाकर रखा गया है, तुम आराम से जासूसी करते रहो। यह खबर फैलने लगी कि दो पार्टियों के दरमियान समझौता हो रहा है। इस सिलसिले में दो बातों पर बहस हो रही है। एक तो यह कि मिस्टर सरपास आर्मर को वहां भेजकर ठोस जमानत चाहते हैं कि उनके साथ धोखा नहीं होगा। दूसरी ये कि मशीन के जरिए सबसे पहले किस आदमी के दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल की जाएंगी। तमाम बड़े ममालिक और तमाम खतरनाक तंजीमों को इस बात की फिक्र नहीं थी कि दोनों में समझौता हो सकेगा या नहीं। बात चल पड़ी थी, इसलिए समझौते की पूरी उम्मीद थी। अब उनकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। वो देखना चाहते थे मैंने टेक्सास शहर की हदूद में रहकर मशीन कहाँ छुपाई है और उसे किस तरह बरामद करूंगा। सुपरमास्टर ने कंप्यूटर के जरिए राब्ता कायम करते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, उस मशीन को बाहर लाने का वक्त आ गया है। आजकल में इन दो पार्टियों के दरमियान मुकम्मल समझौता हो जाएगा। वह किसी एक फैसले पर मुत्तफिक हो जाएंगे। आप किस तरह मशीन को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, मैं आपसे पूरी तरह ताउन के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारा मुल्क है। अगर मुझे एक नन्ही सी सुई को छुपा कर ले जाना होता तो कोई बात नहीं थी। मशीन तो बहुत बड़ी है, 4 हिस्सों में है और 4 सूटकेसों में है। इतनी बड़ी और भारी चीज़ आपके ताउन के बगैर नहीं ले जा सकूंगा। उसने खुश होकर कहा, मैं हर तरह से आपके काम आऊँगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। किस बात की खुशी होगी? जबकि मशीन से फ़िलहाल कोई फ़ायदा आपको नहीं पहुँच रहा है। वो तो जजीरे में पहुँच जाएगी। उसने बात बनाते हुए कहा, आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा है। आप उस मशीन से निजात हासिल करके अपनी शीबा और आर्मर को हासिल कर लेंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी खुशी की बात है। सुपरमास्टर अब तक इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मैं उसके दिमाग में नहीं हूँ और ना कभी पहुँच सकता हूँ। वो बड़े इत्मीनान से मंसूबे बना रहा था कि जब मैं यहाँ से मशीन निकाल कर ले जाना चाहूँगा तो किस तरह उस पर कब्जा जमा जाएगा। वो इससे पहले भी मुझे धोखा दे चुका था। मैं मंगल पांडे के जरिए मशीन को वहाँ से ले जाना चाहता था। उसने वादा किया था मेरे किसी सामान की चेकिंग नहीं होगी। लेकिन जब यकीन हो गया कि मशीन यहाँ से जा रही है तो मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की गई। बाद में उसे मायूसी हुई। इस बार उसे यकीन था कि मैं शीबा और आर्मर को रिहा कराने के लिए अब सचमुच मशीन वहाँ से ले जाऊँगा। वह मशीन सबके लिए एक मुअम्मा बन गई थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई है। आखिर मैंने कौन सा जादू किया है कि वो किसी को नज़र नहीं आ रही है। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, फरहाद ऑन 0 चैनल। उसने मुस्कुरा कर कहा, कैसे याद किया है? तुम्हारी ज़रूरत है, सफ़र की तैयारी करो। क्या वो मशीन निकाल रहे हो? शीबा को हर हाल में उस जजीरे से लाना है। अब तुम फैसला करो, मशीन को निकालना चाहिए या नहीं। मैं अपना फैसला सुना दूंगी। ये तो बताओ आखिर उसे कहाँ छुपाया है? मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन शेख साहब ने हुक्म दिया था कि मशीन के मुतल्लिक अपने अजीज तरीन साथी को भी कुछ ना बताया जाए। दुश्मन किसी वक्त भी उस साथी को ट्रैप करके मालूम कर सकते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, अब उसे निकालने का वक्त आ गया है, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ कभी किसी का ध्यान नहीं जा सकता। तलाश करने वाले कभी वहाँ ढूंढने नहीं जाएंगे। पहेलियाँ ना बुझवाओ, साफ तौर से कहो कहाँ है वो सुपर मास्टर के घर में है। सोनिया ने हैरानी से चीख कर पूछा, क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम खुद ही गौर करो।
सुपर मास्टर एक ऐसा ओहदेदार है जिसके घर की तलाशी लेने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, कोई शुबा नहीं कर सकता कि वो मशीन वहां छुपाई जाएगी। फिर मैंने हंसते हुए कहा, सारी दुनिया तुम्हारी मक्कारी से डरती है, क्या मैं तुमसे कुछ कम हूं? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, सभी मुझे शैतान की खाला कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी खाला तो नहीं हूं। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। फिर वो बोली, फरहाद, उस मशीन को तुमने किस तरह छुपाया है, जरा तफसील से बताओ। अब उसे किस तरह निकालोगे? ये तुम्हें मालूम है कि मैं सुपर मास्टर के दिमाग में जगह बना चुका हूँ, उसके तमाम मंसूबों को समझ लेता हूँ। जिस रात मैं वो चारों सूटकेस लेकर कार की डिग्गी में रखकर अपनी पनाहगाह से निकला तो मेरे जहन में पहले से ये बात थी कि मेरा अगला कदम क्या होगा, और इस अगले कदम के लिए मैं पहले ही सुपर मास्टर को ट्रैप कर चुका था। ये मालूम कर चुका था कि वह अपनी रहायशगाह में तन्हा है और थोड़ी देर बाद रेडीमेड मेकअप का सहारा लेकर बाहर जाने वाला है ताकि अपने फौजी जवानों की सरगर्मियों का जायजा ले सके। इधर वो अपनी रहायशगाह से निकला, उधर मैं अपनी गाड़ी में पहुंच गया। उसका सिर्फ एक मुलाजिम था जो उसकी अदम मौजूदगी में घर की निगरानी करता था। मैं उसकी आवाज़ सुन चुका था। एक रात पहली नींद की हालत में अपना मामूल बनाकर उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वो एक खास वक्त में अपने दिमाग के अंदर खास किस्म की आवाज़ें सुनेगा और उनके मुताबिक अमल करता रहेगा। मैंने उसी खास वक्त के मुताबिक हुक्म दिया कि वो सुपर मास्टर की रिहायशगाह से निकलकर मेरी कार की तरफ आए। वो आ गया। मैंने डिग्गी खोली, उसे 2 सूटकेस थमाए, बाकी 2 सूटकेस मैंने उठा लिए। फिर उसके साथ चलते हुए सुपर मास्टर की रिहायशगाह में दाखिल हुआ। उसके बेडरूम में पहुंचकर स्टोर रूम को खोला और वहां वो चारों सूटकेस ले जाकर रख दिए। उसका मुलाजिम अब तक मेरा मामूल है, वह तनवीमी अमल के जरिए से रहेगा और जब भी स्टोर रूम की सफाई करने जाएगा तो उन चारों सूटकेसों को देखने के बावजूद स्टोर रूम से बाहर निकलते वक्त भूल जाएगा। सोनिया ने पूछा, आखिर उस पर तनवीमी अमल का असर कितने दिनों तक रहेगा? तुम सिर्फ उस मुलाजिम की बात पूछ रही हो, जबकि दूसरी रात मैंने सुपर मास्टर को भी नींद की हालत में अपना मामूल बना लिया था। अब वो खुद भी मेरे तनवीमी अमल के जरिए से रहता है क्योंकि वो उसका बेडरूम और स्टोर रूम है, उसे भी वहां जाना होता है। मैं नहीं चाहता कि वो 4 सूटकेस उसकी नज़रों में आ जाएं, लिहाजा अब वो उसकी नज़रों में आते हुए भी नहीं आते। वो स्टोर रूम में जाता है, उन्हें देखता है, लेकिन ऐसे ही जैसे कोई कचरा पड़ा हो। फिर वो बाहर निकल आता है, कभी इन चारों सूटकेसों की तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन ऐसा कब तक होगा? मैंने जनाब शेख साहब की हदायत के मुताबिक अब तक रसवंती और शीबा को मशीन के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। अब उन्हें बताऊंगा कि किस तरह मैं हर 15 दिन में सुपर मास्टर और उसके मुलाजिम को तनवीमी अमल के ज़रिए से रखता हूँ। आज के बाद मेरे अलावा शीबा और रसवंती भी उन दोनों पर तनवीमी अमल किया करेंगी। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। आइंदा भी तनवीमी अमल जारी रखने का मतलब यह हुआ कि तुम उस मशीन को फिलहाल वहां से नहीं निकालोगे। क्या ज़रूरत है, वो उस जगह महफूज पड़ी हुई है। क्या तुमने ये सोचा कि सुपर मास्टर तब्दील हो सकता है, उसकी जगह कोई दूसरा आ सकता है? जहां वो मशीन छुपाई गई है वो सरकारी रिहायशगाह है। सुपर मास्टर तब्दील होकर इसी रिहायशगाह में आएगा, इसी सरकारी मुलाजिम से बातें करेगा। वो मुलाजिम इस रिहायशगाह में आने वालों को सुपर मास्टर की हैसियत से नहीं जानता है। उसे ये मालूम है कि एक बहुत बड़ा फौजी अफसर इस बंगले में आकर रहता है। वो मुलाजिम हर आने वाले नए सुपर मास्टर का खिदमतगार है। इसके अलावा मैंने मौजूदा सुपर मास्टर के जरिए दूर तक मालूमात हासिल की हैं कि किस तरह सुपर मास्टर की तकर्री होती है और कितने लोग उस बोर्ड में शामिल होते हैं जहां किसी को सुपर मास्टर बनाने का फैसला किया जाता है। मैं उस बोर्ड के तमाम मेंबरान के दिमागों तक पहुंच चुका हूं। आइंदा वो जिसे भी नया सुपर मास्टर मुकर्रर करेंगे, मैं उनके जरिए उस नए सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। सोनिया मेरी बातें सुनती रही और सोचती रही। फिर उसने कहा, मुझे मशीन छुपाने की वजह का कुछ ज़्यादा पसंद नहीं। अभी तो वो महफूज है, आइंदा गैर महफूज हो सकती है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उसे वहाँ से निकाल लो। उसके चारों हिस्सों को वहाँ से लाना बच्चों का खेल नहीं है। फिलहाल उसे वहीं रहना चाहिए। अब बताओ मुझे क्या करना है? मैं उसे अपना मंसूबा बताने लगा। वो गौर से सुनती रही, उस मंसूबे पर बहस करती रही। आइंदा हम बड़े आजमाइशी हालात से गुजरने वाले थे। उसी लम्हे मंसूबे के हर पहलू पर तकरीबन 1 घंटे तक बहस करते रहे, फिर मुतमईन हो गए। मैं उसके दिमाग से चला आया। टेक्सास शहर की हदूद में जितने फौजी जवान और फौजी अफसरान मशीन को तलाश करने में कोशा रहते थे, उनमें सबसे अहम अफसर बहराम गंगोली था, जो जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंच गया था। मैंने एक रात उसे भी अपना मामूल बनाया था। उस पर अच्छी तरह तनवीमी अमल करने के बाद ये बातें उसके दिमाग में अच्छी तरह नक्श कर दी थी कि उसकी रिहायशगाह के स्टोर में 4 अदद सूटकेस हैं जिन्हें वो देखेगा मगर नज़रअंदाज करता रहेगा, कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। इस कार्रवाई में साल भर गुजर चुका था। बहराम गंगोली को अपना मामूल बनाए रखना ज़रूरी था, इसलिए मैं उसके जख्म भरने का मौका ही नहीं देता था। डॉक्टरों के जरिए कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करा देता या ऐसी दवा लगवा देता कि जख्म फिर हरे हो जाते। अगरचे मैं टेक्सास शहर से निकल आया था, लेकिन इसी मुल्क में था और कभी फुर्सत से बैठ नहीं पाता था। शीबा और आर्मर को रिहाई दिलाने की खातिर मशीन के सिलसिले में हम वक्त मसरूफ रहता, कोई ना कोई चाल चलना पड़ती। इस दौरान मैंने 4 अदद सूटकेस बहराम गंगोली की रिहायशगाह में पहुंचा दिए थे। इन सूटकेसों में मुख्तलिफ मशीनों के कुछ हिस्से रखे हुए थे। ये काम करने के लिए मुझे बहराम गंगोली के एक खास मुलाजिम को भी ट्रैप करना पड़ा,
यानी एक तरफ सुपर मास्टर और उसके मुलाजिम को और दूसरी तरफ बहराम गंगोली और उसके मुलाजिम को ट्रैप किया था। अब बहराम गंगोली को मजीद बीमार और अपना मामूल बनाए रखने की ज़रूरत नहीं थी। अब यह सिलसिला ख़त्म होने वाला था। दूसरे दिन ऐलान हो गया कि मिस्टर अननोन और मिस्टर सरपास के दरमियान मुकम्मल समझौता हो गया है। मिस्टर सरपास दूसरे दिन 10 बजे मिस्टर आर्मर के साथ वादी काफ से रवाना होंगे और दोपहर तक जजीरे में पहुंच जाएंगे। लिहाजा मिस्टर फरहाद अली तैमूर को वादा पूरा करना चाहिए और उस मशीन को कल दोपहर तक जजीरे में पहुंचा देना चाहिए। मैंने सुपर मास्टर को कंप्यूटर के जरिए मुखातिब करते हुए कहा, मैं अपने आदमियों के साथ टेक्सास शहर से निकल आया था, लेकिन अब उस मशीन के लिए दोबारा वहां जाना होगा। क्या मुझे इजाज़त है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरे मुल्क के किसी हिस्से में भी आज़ादी से आने जाने की इजाज़त है। मैं आज शाम को टेक्सास पहुंच जाऊंगा। कल सुबह की फ़्लाइट से एथेंस जाना चाहता हूँ। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जजीरे तक जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए एक चार्टर तैयारी और एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकती हैं? तुम्हारे कहने से पहले ही सारे इंतजामात हो चुकी हैं। मैंने कुछ और ऐसे इंतजामात किए हैं कि तुम वहां से टेक्सास आओगे और टेक्सास से जजीरे तक जाओगे तो सैटेलाइट के जरिए मुझसे रब्ता रहेगा। मैं तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देख सकूंगा और तुम मॉनिटर टीवी पर अपनी बातों का जवाब सुन सकोगे। वो मुझे अपने भरपूर ताउन का यकीन दिला रहा था और मैं उसके दिमाग से समझ रहा था। उसने टेक्सास सिटी में खुफिया तौर पर सुराग रसानों का जाल बिछा रखा था ताकि मैं जहां से भी मशीन रवाना करूं तो वो जगह देख ली जाए, ताकि आइंदा वहां ना छुपा सकूं। जब वो 4 सूटकेस बरामद हो जाएंगे तो सुपर मास्टर के आदमी कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। सब्र तहम्मुल से उन 4 सूटकेसों के एयरपोर्ट तक पहुंचने का इंतजार करेंगे। मैं बोर्डिंग गार्ड लेकर दूसरी तरफ जाऊंगा। मेरे ये 4 सूटकेस लगेज हॉल से गुजरेंगे। वहां उन्हें चुपके से खोलकर देखा जाएगा कि ट्रांसफार्मर मशीन है तो उन पर कब्जा जमा लिया जाए। मेरा सामान लगेज रूम में चेक करने के लिए 4 ऐसे फौजी अफसरान को मुकर्रर किया गया था जिनके मुताबिक उन्हें पूरा यकीन था कि ना ही मैंने उनकी कभी सूरत देखी और ना आवाज़ सुनी है। उन 4 फौजी अफसरों का ताल्लुक सिर्फ सुपर मास्टर से था। सिर्फ सुपर मास्टर ही उनसे गुफ्तगू करता और यह उसकी कमबख्ती थी कि मैं उसके दिमाग के जरिए उन 4 अफसरों तक पहुंच चुका था। मैं शाम को टेक्सास पहुंच गया। वहां सुपर मास्टर की जानिब से मेरी रिहाइशगाह का इंतजाम किया गया था। मेरी वही गाड़ी जो किंग फर्नांडो ने मुझे दी थी उसे एयरपोर्ट भेजा गया। मैं उस गाड़ी में बैठकर रिहाइशगाह तक पहुंचा, फिर आराम करने लगा। बाहर दूर दूर तक पता नहीं कितने जासूस सादा लिबास में निगरानी कर रहे होंगे और इस ताक में होंगे कि मैं किसी वक्त भी निकल कर मशीन तक जाऊंगा। मैं रात 10 बजे तक आराम से खाता पीता रहा। रसवंती शीबा आर्मर और सोनिया से अपने मंसूबों के हर पहलू पर बहस करता रहा। सोनिया बहुत पहले ही पेरिस से रवाना हो चुकी थी। मैं हर तरह से मुतमईन होकर हदायत देने के बाद सो गया।